जैसे ही वे वहां पहुंचे, वे सभी आश्चर्य से दंग रह गए क्योंकि उन्हें पता चला कि एलेक्स का नया गोलेम उनके अनुमान से कहीं अधिक मासल था। गोलेम के शरीर से निकलने वाली आभा सभी के लिए स्पष्ट थी और ये महसूस करना और जानना कि ये एक वास्तविक टियर 2 गोलेम था, जिससे उनके मन में किसी भी प्रकार का संदेह दूर हो गया। एलेक, तुम्हारा जानवर जैसा गोलेम इतना अजीब क्यों लग रहा है? ये एक औरत और एक मकड़ी जैसे राक्षसी जानवर का एक साथ मिश्रण जैसा लग रहा है, आर्थर ने पास आते हुए पूछा। हो, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पास ज्ञान की थोड़ी कमी है। चिंता मत करो, जब हम वापस आएंगे तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। एलेक्स ने आर्थर के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। एलेक्स 5वें एल्डर की ओर मुड़ा और अपने नए गोलेम के मूल्यांकन का इंतजार करने लगा। आखिरकार 5वें एल्डर ने उसे जानवरों जैसे गोलेम के बारे में सब कुछ सिखाया था, इसलिए उसे अपने प्रयासों का मूल्यांकन तो करना ही था। 5वें बड़े ने कुलपति एलेक्स की ओर देखा और यहां तक कि बड़े बड़े ने भी, जो उसके बगल में खड़े थे, 5वें बड़े से एलेक्स की प्रतिभा की प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिरकार जब वह एलेक्स की ही उम्र का था तो उसके पास केवल एक टियर 2 गोलेम था, जबकि एलेक्स के पास पहले से ही 2 थे और वह अभी भी टियर 1 जादूगर था। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या बनाया है? 5वें एल्डर ने हाइव क्वीन की ओर इशारा करते हुए पूछा, जो एलेक्स के बगल में खड़ी थी और उत्सुकता से चारों ओर देख रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पोते ने अभी अभी तुम्हारी शिक्षा के साथ प्रयोग करने का फैसला किया और कुछ नया और अनोखा बनाया। आधा मकड़ी, आधा मादा। उसने एक बड़ी सफलता हासिल की क्योंकि इस प्रक्रिया में वो एक टियर 2 गोलेम बना सका। कुलपति तुरंत एलेक्स का साथ देने के लिए आगे आए, ये महसूस करते हुए कि उन्हें एलेक्स की रक्षा करनी है। चूंकि उन्होंने उस मोटे बुजुर्ग की तरह अपने पार्श्विक गोलेम नहीं बनाए थे, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने शिक्षक की शिक्षा को नजरअंदाज कर दिया हो। उसने सोचा कि मोटा 5वां एल्डर शायद नाराज होगा, लेकिन उसने केवल उस पर अपना हाथ हिलाया जैसे कि वह एक मक्खी मारने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि वह कुलपति के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, जो एक मूर्ख की तरह व्यवहार कर रहा था। बस इससे दूर रहो। मुझे लगता है तुम्हारा पोता समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 5वें बुजुर्ग ने कहा, और उसके पेट पर जमा चर्बी हल्की सी खिलखिला उठी। किसी की भी हंसने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सब जानते थे कि वह गॉर्डन परिवार के सबसे अहम विशेषज्ञों में से एक है। एलेक्स ने 5वें बुजुर्ग की आंखों में देखा और ऐसा लगा कि वह समझ गया कि वह क्या सुनना चाहता है। हाँ, मुझे पता है कि मैंने क्या बनाया है, एलेक्स ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि वे कैसे बने? नहीं, एलेक्स ने अपना सिर हिलाया, जिससे दूसरे लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। वे हैरान थे कि वह और 5वां बुजुर्ग किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि शिल्पकला का रचना की कहानी से क्या संबंध है। तो फिर मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी बताऊं कि मकड़ी जैसी प्रजाति की वंशावली कैसे शुरू हुई। शुरुआत में जब दूसरे आयाम से आए आक्रमणकारियों ने हम पर हमला करना शुरू किया, तो उनका नेतृत्व दूसरे आयाम की सबसे शक्तिशाली जाति कर रही थी, जिसे एबिस ड्रैगोनर कहा जाता था। वे अन्य मनुष्यों की तरह ही थे। उनकी काली आंखों के अलावा उनमें कोई अंतर नहीं था। एबिस ड्रैगून और मानव चेहरे और शरीर के दृश्य के बीच वे केवल तब बदलना शुरू करते हैं जब वे टियर 4 और टियर 7 क्षेत्रों में पहुंचते हैं, जहां उनकी रक्तरेखा जागृत होती है और उनकी ड्रैगून शक्ति दिखाई देने लगती है। लेकिन उनकी छोटी संख्या और इस तथ्य के कारण कि अन्य जातियां हमारी दुनिया से मानव को मारने के कारण मजबूत हो रही थी, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि वे सभी द्वितीय आयाम की जातियों के नेता के पद से ड्रैगोनर को उखाड़ फेंक सकते हैं और द्वितीय आयाम की जातियों और प्राणियों द्वारा आंतरिक रूप से युद्ध लड़ा गया। ये तब तक था जब तक कि रसातल के नेता ड्रैगियोनियो ने ये नहीं देखा कि यदि ये जारी रहा तो उनकी संख्या नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि उन्हें अपनी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता थी।
इसलिए वो हमारी दुनिया में आया और उसने बहुत सारे राक्षसी जानवरों को पकड़ लिया जो उस क्षेत्र में पहुंच गए थे जहां वे मानव रूप में परिवर्तित हो सकते थे। और फिर उसने अपने योग्य सैनिकों को उनके साथ संभोग करने के लिए मजबूर किया ताकि परिणाम देख सके, क्योंकि उनकी जातियों के बीच जन प्रक्रिया को प्राप्त करना कठिन था। इसलिए वो अन्य विकल्पों को आजमाना चाहता था। लेकिन दूसरे आयाम की बाकी सभी जातियां अभी भी उनसे युद्ध कर रही थी, जिससे उन्हें कठोर कदम उठाने पड़े, जैसे कि उस राक्षसी जानवर की ओर जाना जो रूपांतरित हो सकता था। पांचवा बुजुर्ग थोड़ी देर के लिए रुका। वो मुड़ा, अपनी पीठ उनकी ओर रखते हुए और अपने हाथ उनके पीछे क्रॉस करके रखे। गॉर्डन परिवार की अगली पीढ़ी को ऐसा महसूस हुआ कि वे एक महाविशेषज्ञ की पीठ देख रहे हैं। उसके चारों ओर का एकाकी आभा मंडल इतना गहरा था कि वे केवल कल्पना ही कर सकते थे कि इतने वर्षों में उसने क्या क्या सहा होगा, जबकि उसने स्वयं को प्रकट नहीं किया था। सौभाग्य से ये उनके लिए सफल रहा, क्योंकि राक्षसी जानवर ने जल्दी ही गर्भधारण कर लिया। एबिस ड्रैगोनट का नेता धैर्यपूर्वक परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा था। जब वे बच्चे पैदा हुए तो उसे जल्दी ही पता चल गया कि उन सभी की रक्तरेखा एबिस ड्रैगियोनियोर से अलग थी। उन्होंने उस राक्षसी जानवर के साथ संभोग करके विभिन्न प्रकार के संकरों को जन्म दिया, जैसे कि सेंटोर, मिनोटर, सैटायर, फॉन, हार्पी और एराक्निड, जो पैदा हुए सबसे शक्तिशाली और अनोखे मिथकों में से एक थे, और उन्हें अर्धमानव कहा जाता है। इस नए जोड़ के साथ रसातल ड्रैगून लड़ाई को तेजी से और अधिक आसानी से जीत सकता है, क्योंकि अर्धमानव कहे जाने वाले उन सभी मिथक राक्षसों के पास विशेष क्षमताएं थी, जिससे जब वे एकजुट होते थे तो उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता था। वे बहुत मजबूत थे। बहुत जल्दी ही विद्रोह को कुचल दिया गया और नेताओं को मार दिया गया ताकि अगली पीढ़ियों को यह बताया जा सके कि वे ऐसा करने की कोशिश न करें। उस युद्ध के बाद दूसरे आयाम के प्राणियों ने भी ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन वे कभी भी उसी जादू को फिर से बनाने में सक्षम नहीं थे जो दूसरे आयाम के नेताओं ने किया था। अर्धमानवों को रसातल के ड्रैगून वंश के बच्चे कहा जाता था। तब से वे दूसरे आयाम के राजसी बन गए। उनकी अद्भुत शक्ति के कारण तब से उनका विषय वर्जित रहा है। मुझे ये कहानी केवल अपने पिता से सुनने का मौका मिला था, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक तीव्र अर्धमानव मिथक के साथ युद्ध किया था, और इसीलिए मैं चाहता था कि आप जानें कि आपने अभी क्या बनाया है। मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया, वास्तव में कुछ ज्यादा ही अच्छा। गोलेम का उपयोग करते समय सावधान रहें। पांचवें बुजुर्ग ने अंततः अपनी बात समाप्त की और वापस अंदर जाने लगे, जबकि बाब उनके पीछे पीछे चल रहा था। अगली पीढ़ी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि यह कहानी गॉर्डन के पूर्वज से आई है, जबकि एलेक्स को यह ग्रीक मिथक के इतिहास पर आश्चर्य हुआ। एक हॉब गोब्लिन को एक महल की ओर सीधे चलते हुए देखा जा सकता था, जो एक चौक के बीच में बना हुआ था, जिसके चारों ओर कई महल थे और महलों से कई मजबूत आभाएं आ रही थी। हॉब गोब्लिन के प्रत्येक कदम के साथ वो अपने ऊपर दबाव को और अधिक बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था, क्योंकि छिपे हुए सभी लोग अपनी आत्मिक ऊर्जा से उसे जांच रहे थे, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये कोई दुश्मन तो नहीं है जो केंद्रीय महल की ओर आने की कोशिश कर रहा है। हॉब गॉब्लिन अपने ऊपर हो रही आत्मा की खोज से बहुत खुश नहीं था, लेकिन वह बस इसे सहन कर सकता था, क्योंकि उसका कोई भी संदिग्ध कदम उसे पहले से भी अधिक समस्याओं में डाल सकता था। जैसे ही वह महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, वहां 2 टियर 5 गॉब्लिन द्वार पर पहरेदार के रूप में खड़े थे। उन्होंने दरवाजा खोलते ही उसे हल्के से झुककर प्रणाम किया और वह जल्दी से अंदर चला गया। सिंहासन कक्ष की ओर जाते हुए उसने झुंझलाहट में घुरघुराहट की। फोयर के चारों ओर दीवार पर लगे चित्रों और कला की प्रशंसा करने में समय बर्बाद करने की परवाह नहीं की। जैसे ही वह सिंहासन कक्ष में पहुंचा, वो एक घुटने पर बैठ गया। मैं परिवार के नेता को नमस्कार करता हूं, हॉब गॉब्लिन ने कहा, लेकिन उसने अपना सिर उठाने का साहस नहीं किया। यदि उसने उठाया भी तो वह सिंहासन पर बैठे व्यक्ति को नहीं देख सकता था, सिवाय परिवार के नेता के, जो प्रकाश में जा रहा था।
परिवार का नेता सिंहासन क्षेत्र पर बैठा था और वहां अंधेरा छा गया था। तुम मेरे बेटे हो, है ना? अंधेरे से एक कांपती हुई आवाज आई। हां, मैं तुम्हारे 120 बच्चे हूं, हॉबगॉब्लिन ने चुपके से मुस्कुराते हुए कहा। वो खुश था कि उसके पिता उसे याद कर रहे थे, क्योंकि सभी गॉब्लिनों ने कई बच्चे पैदा कर दिए थे। इसलिए उन्होंने केवल अनोखे जीवों पर ही ध्यान दिया और बाकी के बारे में चिंतित नहीं हुए, क्योंकि वे दूसरे आयाम में हमेशा होने वाली प्रतियोगिता में मर भी सकते थे। बेकार। कांपती हुई आवाज तुरंत ही पुरानी कांपती हुई आवाज से बदलकर जोश और उत्साह से भर गई, और ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही हमला करेगा। हॉबगॉब्लिन का दिल तुरंत ठंडा हो गया जब उसने अंधेरे में छिपी आकृति से तीव्र हत्या की मंशा को महसूस किया। क्या आप जानते हैं कि मैंने ये योजना कब से बना रखी है, या इस क्षेत्र के चारों ओर सभी स्पेस गेटों को सुरक्षित करने से पहले मुझे कितना भुगतान करना होगा? मुझे इसके लिए खून बहाना पड़ा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा परिवार यहां कबीलों के आदेशों का कुत्तों की तरह पालन करने से ज्यादा लाभ कमा सकता है। मैं शहर में कुत्ते की बजाय जंगल में शेर बनना पसंद करूंगा, और मैंने भाग्य की ये छलांग इस उम्मीद में ली थी कि गोब्लिन कबीला मुझे इस जगह के प्रभारी मरे हुए कबीले को रोकने में मदद कर सकता है। और ये सफल रहा, और अब मेरे लिए अपने परिश्रम का फल प्राप्त करने का समय आ गया है, और मेरा एक बच्चा छोटा रह गया। यदि आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अंधेरे से आती हुई आवाज ने पूछा, क्योंकि ये आवाज लगातार बदलती रहती थी, जिससे दूसरों को कमजोरी और जीवन शक्ति का एहसास होता था। लेकिन हॉबगॉब्लिन भी इससे मूर्ख नहीं बना। राजकीय पिता, मैं कोई भी सजा स्वीकार करूंगा, बशर्ते आप मुझे अगले हमले की कमान सौंप दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हमारे सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। हॉबगॉब्लिन ने अंततः अपना सिर उठाया और कहा। उसकी आंखों में चमक आ गई। तभी अंधेरे से एक हल्का सा चेहरा निकला और हॉबगॉब्लिन ने एक गॉब्लिन को बाहर आते देखा। उसकी लाठी ने उसे आगे बढ़ने में मदद की, और एक और गॉब्लिन उसके पीछे हाथ जोड़े और एक विशाल कुल्हाड़ी बांधे खड़ा था। गोब्लिन परिवार का मुखिया, जो झुकी हुई पीठ वाले डंडे के सहारे खड़ा था, अचानक सीधी पीठ के साथ चलने लगा। जैसे ही वो हॉबगॉब्लिन के पास पहुंचा, उसकी सारी कमजोरी गायब हो गई। बस एक तीव्र हत्या का इरादा बचा था, और मैंने हॉबगॉब्लिन की आंखों में देखा, तुम मेरे सबसे प्रतिभाशाली बच्चों में से एक हो, लेकिन सबसे मजबूत नहीं हो। और मैं प्रतिभा में विश्वास नहीं करता, मैं केवल परिणाम और ताकत में विश्वास करता हूं। और मुझे पता है कि तुम ये पहले से ही जानते हो। मैंने तुम्हारा दृढ़ संकल्प देखा है, और मैं तुम्हें दंडित नहीं करने का वादा करता हूं। मेरी एक विनती है, अपने गेट को एक निम्न टियर स्पेस गेट तक विस्तारित करने के लिए पर्याप्त संख्या में लोगों को मार डालो। मुझे आपके गेट से एक मजबूत ऊर्जा महसूस होती है, जो मुझे तेजी से ठीक होने में मदद कर सकती है। मुझे निराश मत करो, मैं आसानी से निराशा नहीं लेता। जो कोई भी अपने गेट को उस स्तर तक उन्नत कर सकता है जिस तक मैं आ सकता हूं, उसे पुरस्कृत किया जाएगा, नेता ने कहा, और उसके बाद वो अंधेरे में वापस चला गया। लेकिन मार्शल भूत अभी भी अपनी बाहें क्रॉस किए हुए वहीं खड़ा था, और अपनी आंखों में हल्की दिलचस्पी के साथ हॉब भूत को घूर रहा था। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, परिवार के मुखिया, हॉबगॉब्लिन ने कहा। भले ही परिवार का मुखिया उसका पिता था, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह उसके साथ कोई पारिवारिक संबंध महसूस नहीं करता था। उन्होंने उन्हें एक बार भी पिता नहीं कहा, उन्होंने उन्हें केवल शाही पिता और परिवार का मुखिया कहा, जो उनके नेताओं को संदर्भित करता है। ओह, अगले ब्लड मून में 2 शाखाएं तुम्हारी मदद करेंगी। मैंने सुना है कि पिछली बार एक बाधा ने तुम्हें रोक दिया था। मुझे उम्मीद है कि इस सारे सहयोग से तुम अंततः उससे छुटकारा पालोगे। जरूर करूंगा, हॉबगॉब्लिन ने खड़े होकर गॉब्लिन परिवार के मुखिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। बाहर निकलते हुए वो खुश था कि उसे सजा नहीं मिली, बल्कि एक मौका तो मिला। वो जानता है कि बहुत से लोग उसके असफल होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे उसकी जगह ले सके,
लेकिन वो अब हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही अपनी पिछली हार को पलटने की योजना है। यदि ड्रेको या शहर के गार्डों में से किसी 2 टियर 6 जादूगर और एक अन्य परिवार ने इस भूत को देखा, तो वे ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसी भूत ने पिछले रक्त चंद्रमा में मानव जादूगरों के खिलाफ भूतों का नेतृत्व किया था। डरावनी बात यह थी कि उसे किसी और के सामने झुकना पड़ा, और एस्टोनिया शहर पर आक्रमण करते समय उसने जो गर्व प्रदर्शित किया था, उसका लेशमात्र भी उसमें नहीं था। आपने उसे एक और मौका क्यों दिया? दूसरे लोग ये कहने लगेंगे कि आपने उसे बहुत ज्यादा तरजीह दी है, क्योंकि वह एक हॉबगॉब्लिन में विकसित हो गया है। गॉब्लिन ने, जिसने अभी भी अपने हाथ बांधे हुए थे, अंधेरे में मौजूद नेता की ओर मुड़े बिना कहा, नहीं, तुम मेरे साथ सबसे लंबे समय तक रहे हो क्योंकि तुम मेरे पहले बच्चे हो। तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? अंधेरे में आवाज ने एक और सवाल के साथ उसके सवाल का जवाब दिया। सरल सी गलती, मुझे लगता है कि वह इसे संभाल सकता है, बशर्ते कि उसे उस पुराने प्रतिद्वंद्वी से दोबारा सामना न करना पड़े। ताकतवर भूत ने मूल्यांकन किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि वह वापस जाए और अपनी गलतियां सुधारे। उसका भविष्य उज्जवल है। मैं नहीं चाहता कि किसी छोटी सी बात पर उसके दिल में शैतान पैदा हो जाए। और मेरे पास इसकी चिंता करने का समय भी नहीं है, क्योंकि मुझे अभी भी पूर्वज की रक्षा में भाग लेना है जब वह टूट जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं बच जाऊं, और अगर मैं अपने परिवार का ध्यान नहीं रखूंगा तो नंबर 1। ठीक है, अभी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे फिर से उस बेवकूफ मरे हुए का सामना करना पड़ेगा, और ये बात मुझे परेशान कर रही है, क्योंकि मेरे द्वारा आत्मिक ऊर्जा क्रिस्टल की पेशकश करने के बाद भी वे अंतरिक्ष द्वार छोड़ने को तैयार नहीं है, और इसीलिए मुझे मूर्ख जातियों के साथ व्यवहार करना पसंद नहीं है, मांसल भूत ने शाप दिया। खैर, उनके पास नाराज होने की हर वजह है, लेकिन जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता जिसके लिए मैं आया हूं, तब तक वे इन अंतरिक्ष द्वारों पर कब्जा करने के बारे में भूल सकते हैं। शुक्र है कि ये एक छोटा सा कबीला है। उन्हें हमारे बड़े परिवार के साथ बराबरी करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर हम उस मजबूत मरे हुए लोगों की भीड़ से निपट रहे होते, तो शायद हमारा सफाया हो जाता। बाद में मिलते हैं, मुझे ये काम निपटाना है। हट्टे कट्टे भूत ने अपना हाथ बढ़ाया और अंतरिक्ष में एक दरार बन गई। वो उसमें चला गया और कुछ सेकंड बाद दरार अपने आप भर गई और भूत जा चुका था। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि नेता भूत अंधेरे में लौट गया। जब मांसल भूत कमरे से गायब हो गया तो अंधेरे से एक जोरदार आह की आवाज सुनाई दी। महल के बाहर एक और दृश्य घटित होता है, जब हॉबगॉब्लिन अंततः चंद्रमा की ओर देखता है, लेकिन एक चंद्रमा के स्थान पर 3 चंद्रमा एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, तथा पृथ्वी के आकाश के सामान्य आसमानी नीले रंग के स्थान पर आकाश गहरा लाल होता है। आसमान में तत्वों का टकराव हो रहा था। हॉबगॉब्लिन आखिरकार आगे बढ़ने लगा, और जैसे ही वह किलों से भरी जगह से बाहर निकला, उसका सामना एक आदिम सा दिखने वाले जंगल से हुआ। 2 भूत उसके पास आए और सिर्फ अपने गुप्तांगों को ढके हुए, सिर्फ अपने जानवरों जैसे कपड़े पहने हुए थे। ये 2 टियर 6 भूत थे जो पिछली बार एस्टोनिया शहर पर हमले का नेतृत्व करने के बाद से उसके साथ थे। कैसा रहा? इस बार हमारी सजा क्या है? टियर 6 के एक सैनिक ने दुखी होकर पूछा, क्योंकि वे सभी जानते थे कि वे अपने आक्रमण मिशन में बुरी तरह असफल हो गए थे और बिना कुछ खोए बच नहीं सकते थे। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। आखिरकार उस पर अभी भी गोब्लिन जाति के अन्य बड़े परिवारों का दबाव है, और उसके पास मेरे जैसे छोटे अंतरिक्ष द्वार की चिंता करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। मैं जानता हूं कि आंतरिक महल क्षेत्र में बहुत से टियर 6 जादूगरों को मेरे स्पेस गेट में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि इसकी ऊर्जा टियर 6 योद्धाओं को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वे कमजोर लोग इतने लंबे समय से आरामदायक जीवन जी रहे हैं कि वे भूल गए हैं कि खून बहाना कैसा लगता है। उनका कायरतापूर्ण रवैया उन्हें मानव जादूगर के साथ सीधे लड़ने पर ध्यान केंद्रित करने से रोक रहा है, लेकिन इसके बजाय वे सभी एकजुट होकर जीतने की इच्छा रखते हैं। पीडीएफ, ये कितना दयनीय समूह है, हॉबगॉब्लिन ने कहा। लेकिन गार्टनर,
हमेशा से यही हमारा तरीका रहा है, हॉबगोब्लिन के साथ चल रहे एक गोब्लिन ने कहा। हाँ, ये हमारे कायरतापूर्ण भय के कारण हमारा तरीका है, लेकिन जब हम पहले से ही मध्यम श्रेणी के योद्धाओं के दायरे में विकसित हो चुके हैं, तो हमें अब और डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारी जाति हमेशा कायरों का समूह बनकर रह जाएगी, और इसीलिए उच्च अधिकारी हमें अपना सारा गंदा काम करने देते हैं, क्योंकि उन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता पसंद है, क्योंकि वे महल में रहते हैं और हम जंगल में रहते हैं, इसलिए वे हमें अपनी प्रजा मानते हैं। दयनीय, गार्थर नामक हॉबगोब्लिन ने जमीन पर थूका। खैर, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। आखिरकार हमने साथ मिलकर बहुत कुछ सहा है, और तुम हमारे बड़े भाई हो, तो आगे क्या योजना है? अगला रक्तिम चंद्रमा आने वाला है, दूसरे भूत ने गार्थर पर हाथ रखते हुए पूछा और जल्दी से अपना रुख दिखाते हुए कहा कि वो उसका समर्थन करता है। चिंता मत करो, हम अगले रक्त चंद्रमा में उनका सफाया कर देंगे, क्योंकि पिछली बार हमने जिन मानव जादूगरों का सामना किया था, वे प्रत्येक बचाव के बाद आराम की अवधि के कारण अगले रक्त चंद्रमा हमले में भाग नहीं लेंगे। गार्थर ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, हम अपनी नई योजनाओं से उन मानव जादूगरों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मुझे पता है कि वे पहले से ही हमें कम आंक रहे होंगे, ये सोचकर कि वे पिछली बार की तरह ही रणनीति से हमें हरा सकते हैं। मैं उन्हें आश्चर्यचकित कर दूंगा कि वे मेरा नाम कभी नहीं भूलेंगे। गार्थर अपने भाइयों के साथ चर्चा करते हुए जोर जोर से हंसा। उसी समय वे महल छोड़कर अपने जंगल के घरों में लौट आए, जहां उनके परिवारों के नेता और चुनावकर्ता राजसी रवैये से रहते थे और दूसरे भूतों को तोप का चारा समझते थे। क्या? एलेक्स की चीख शायद उससे लगभग 100 मीटर दूर खड़े हर किसी की आवाज सुनी जा सकती थी, क्योंकि वह अपने दादाजी को देख रहा था, जो एलेक्स की प्रतिक्रिया से हैरान थे। मुझे अगले ब्लड मून में भाग लेने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? मैंने अच्छा प्रदर्शन किया है, क्या मुझे इस समय सबसे व्यवस्थित व्यक्ति नहीं होना चाहिए? एलेक्स ने अपने चेहरे पर उलझन के भाव के साथ पूछा, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे अगले ब्लड मून वॉर में भाग न लेने के लिए क्यों कहा जा रहा है, और ये टियर 2 जादूगर बनने का उसका सबसे तेज तरीका था, और ऐसा लग रहा था कि मौका उसकी पकड़ से थोड़ा दूर जा रहा था। खैर, भले ही मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपको बता देना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारी यादें खो दी हैं और बहुत सी महत्वपूर्ण बातें भूल रहे हैं, कुलपति ने कहा। एलेक्स ने मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास अपने दादा को यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि उसके दिमाग में एलेक्स की असली यादें भरी हुई हैं। वो सब कुछ समझ नहीं पा रहा था, और उनमें से कुछ खो गई थी। एलेक्स का चेहरा देखकर कुलपति ने हार मान ली और बाद में एलेक्स को समझाया कि वे अगले हमलावर दल में क्यों शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने मन ही मन सोचा कि एलेक्स बहुत चंचल है। ओह, ये बहुत दुखद है, और मैं और भी गॉब्लिन मारना चाहता था। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? एलेक्स ने हाथ जोड़कर आर्थर की ओर मुड़ते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, आखिर मुझसे मत पूछो। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, नहीं, मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार हूं। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया है, उसके बाद मेरे साथ ये कितना कठोर व्यवहार है। एलेक्स और आर्थर आपस में बहस करने लगे और मुखिया उन दोनों बदमाशों को देखकर थक गया। वह इस बात से इतना अभ्यस्त हो चुका था कि उन्हें पता था कि वे इस बार भी उससे कुछ ठगने की योजना बना रहे हैं। ये तर्क सिर्फ एक बहाना है और उसके लिए अपना संयम खोने का एक बड़ा कारण है। मुझे पता है कि आप क्या कर रहे होंगे। मैंने और अन्य बुजुर्गों ने इस पर थोड़ी चर्चा की थी, और हमें लगता है कि जब ये ब्लड मून हमला होगा तब आपको शहर में रहने की आवश्यकता नहीं है, कुलपति ने कहा। एलेक्स की आंखें अंततः तेज हो गई जब उसने ये बात सुनी। जैसे ही वह अपने दादा की ओर मुड़ा, उसकी सारी चंचल आभा तुरंत गायब हो गई। क्या दिक्कत है? क्या तुम मुझे किसी चीज से दूर रखने की कोशिश कर रहे हो? क्या शहर मुसीबत में है? एलेक्स ने जल्दी जल्दी 2 सवाल पूछे। बिना रुके, अब तुम मुझे उलझन में डाल रहे हो। तुम्हारे दादाजी को किसका जवाब देना चाहिए?
आर्थर बोला। बस चुप रहो, हमें अभी गंभीर होना होगा, एलेक्स ने कहा और उसकी नजर फिर से मुखिया पर गई। तुम बस घबरा रहे हो। शहर को खतरा होने जैसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा हुआ भी तो कबीला अगले रक्तिम चंद्रमा तक अपनी रक्षा कर सकता है। कुलपति ने कहा, मैं तुम्हें यात्रा पर इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि इसका कारण बिल्कुल अलग है, और इसलिए इस सस्पेंस के बुलबुले को फोड़कर मुझ पर डाल दो। क्या है ये? एलेक्स ने फिर पूछा, उसके पुराने रवैये से साफ तौर पर चिढ़कर। हम चाहते हैं कि आप मुख्य राजधानी में जाएं और वहां स्थित पवित्र जादूगर अकादमी में प्रवेश के लिए कोटा जानने का प्रयास करें। और जब आप वहां हो तो आप इस अवसर का उपयोग ये देखने के लिए कर सकते हैं कि दूसरे आयाम के प्राणियों से उच्च स्तरीय अंतरिक्ष द्वार की किस प्रकार रक्षा की जा रही है। कुलपति ने अपने सुझाव से एलेक्स को चौंकाते हुए कहा, क्योंकि उसने कभी भी राजधानी की अचानक यात्रा की उम्मीद नहीं की थी। क्या तुम मुझे कबीले से इतनी बुरी तरह से अलग करने की कोशिश कर रहे हो? एलेक्स ने पूछा। अरे यार, ये तो जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है। राजधानी में उन्हें 5 ऊंचे टियर गेट और एक पीक गेट का सामना करना पड़ता है, जिसे राज परिवार व्यक्तिगत रूप से संभालता है। उस स्तर की लड़ाई देखने का मौका मिलने से आपको बड़ी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिल सकती है और आपके क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना अधिक आसान हो सकता है। एलेक्स गहरी सोच में डूब गया और अपने दादाजी की कही हुई सारी बातों के बारे में सोचने लगा, जबकि आर्थर जो उसके पास था उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वे राजधानी के लिए रवाना होने वाले हैं। मैं मुख्य राजधानी तक पहुंचने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, आर्थर ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। अरे रुको, किसी ने तुम्हारे जाने के बारे में कुछ नहीं कहा, केवल एलेक्स जा रहा है। परिवार इतना अमीर नहीं है कि अगली पीढ़ी को छुट्टी पर जाने के लिए बड़ी रकम दे सके। टेलीपोर्टेशन स्पेस एक्सेस का शुल्क बहुत महंगा है। बूढ़े आदमी की भाषा एलेक्स ने अपने दादा को याद दिलाया, क्योंकि वह जानता था कि वह आदमी हमेशा बाहर एक अच्छी छवि रखना चाहता था। मेरा मतलब यह है कि हम एलेक्स को केवल गॉर्डन परिवार के प्रतिनिधि के रूप में भेज रहे हैं। इससे न केवल उन्हें हमारे सर्वश्रेष्ठ जादूगर का स्तर पता चलेगा, बल्कि उन्हें इस वर्ष नामांकन के लिए अपनी आवश्यकताओं के बारे में भी बताने का मौका मिलेगा। कुलपति ने स्पष्ट किया। तो मैं कब जा रहा हूं? एलेक्स ने पूछा, क्योंकि वह अपने दादाजी को ये समझाते समझाते थक गया था कि वे उसके और आर्थर के प्रति कितने कंजूस हैं। आज? अच्छा, क्या मुझे आज यात्रा पर जाना है और मैं अभी इसके बारे में जान रहा हूं? ऐसा कौन करता है? अंतरिक्ष अक्ष का उपयोग करने का अवसर अप्रत्याशित रूप से आया, इसलिए हम समय बर्बाद नहीं कर सकते थे, बल्कि अवसर का लाभ उठा सकते थे। कुलपति पहले ही एलेक्स के सभी सवालों के जवाब देते देते थक चुके थे। वो बस उसे तैयार होने की सूचना देने के लिए यहां आए थे। वो कुलपति थे और उन्हें आदेश देने थे, लेकिन हर बार जब इसमें एलेक्स शामिल होता था तो ऐसा लगता था जैसे वह एक एहसान मांग रहे हों, और एलेक्स के विचार करने से पहले ही उन्हें कई सवालों के जवाब देने पड़ते थे। और ये एक ऐसा अवसर था जिसे ज्यादातर लोग तुरंत लपक कर राजधानी जाना चाहते थे, लेकिन एलेक्स के पास हमेशा उनके लिए शिकायतें रहती थी और ये उन्हें बीमार और थका देता था। अपने भाइयों के छोटे छोटे समूहों के साथ चीजों को सुलझाने के बाद वह अंततः पैट्रियार्क विला में पहुंच गया, जहां वह काफी समय से नहीं गया था, लेकिन चूंकि उसके दादा ने उसे यहां मिलने के लिए कहा था, इसलिए वह यहां आ गया था। अरे देखो, आखिरकार किसने मेरे दरवाजे पर आने का फैसला किया, मुखिया ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। बंद करो बूढ़े आदमी, मुझे पता था कि जब तुमने मुझे यहां मिलने के लिए कहा था तो तुम्हारा कोई छिपा हुआ मकसद था, एलेक्स ने कहा, और ड्रेको जो कुलपति के पीछे खड़ा था एलेक्स की ओर मुड़ा। उसके होंठ फड़क रहे थे, क्योंकि उसने सुना था कि एलेक्स ने कुलपति को क्या कहा था। यह स्पष्ट था कि कुलपति ये पसंद करते थे कि उनकी उम्र को किसी भी मामले में नहीं लाया जाए। चूंकि वो हमेशा खुद को एक युवा सुंदर आदमी कहता था, ये इस बात से देखा जा सकता था कि वो हमेशा अपनी उपस्थिति के बारे में चिंतित रहता था, और न केवल वह बल्कि उसका भाई, यहां तक कि उसका बड़ा भाई, दोनों ही दिखने में ऐसे ही थे।
बड़ा भाई एक महान ऋषि की तरह दिखता था, जबकि कुलपति एक क्रूर व्यक्ति की तरह दिखता था। जो कोई उसे बूढ़ा कहकर बुलाता है तो वो भड़क उठता है, लेकिन यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुलपिता को बूढ़ा कह देता है। वो हमेशा यही सोचता था कि वो अकेला ऐसा व्यक्ति है जो उन दोनों को बूढ़ा आदमी कहने की हिम्मत रखता है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि कोई और भी है जो वास्तव में किसी भी चीज से डरने वाले व्यक्ति जैसा नहीं दिखता। तो क्या तुम तैयार हो? कुलपति ने पूछा। एलेक्स ने सिर हिलाया। इस छोटी सी घटना ने लावा राजा कहे जाने वाले को चौंका दिया, जिससे सभी डरते थे, क्योंकि उसने देखा कि कुलपति ऐसे कार्य कर रहे थे जैसे कि ये कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो चलो चले। कुलपति ने अपने हाथ बढ़ाए और उन्हें ड्रेको और एलेक्स दोनों के कंधों पर रख दिया, और ऐसा लगा जैसे जमीन एक विशाल मुंह में बदल गई और उसने उन्हें पूरा निगल लिया, और वे गॉर्डन परिवार के कुलपति विला से गायब हो गए। नगर भवन, जहां नगर स्वामी रहता है और सभी नगर रक्षक और संरक्षक रहते हैं, शहर का सबसे सुरक्षित स्थान कहा जाता था। और अगले ही पल शहर के अलार्म बजने लगे और रक्षक ये सोचकर इधर उधर भागने लगे कि किसने उन पर आक्रमण करने की हिम्मत की। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां अलार्म बजा था तो उन्होंने दो परिचित चेहरे देखे। बीच में जो व्यक्ति बैठा था उसने अपने हाथ हवा में उठाए हुए थे, मानो कोई अपराधी हो, और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अरे, मुझे तो पता ही था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। क्या तुम सिटी हॉल के बाहर आकर हमें अंदर नहीं आने देते? उनमें से सबसे छोटे ने पूछा। कौन है एलेक्स? ड्रेको। क्या तुम ही हो जिसने अलार्म बजाया था? टियर 6 जादूगर जो हवा में तैर रहा था, ड्रेको से परिचित लग रहा था, और उसने उससे पूछा। ड्रेको और एलेक्स तुरंत कुलपति से दूर चले गए, क्योंकि वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वे उन्हें जानते ही नहीं थे। ये देखने में काफी मजेदार दृश्य था, क्योंकि कुलपति अभी भी अपने हाथ ऊपर उठाए हुए थे और उनके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। सिटी हॉल में इस व्यवधान के लिए क्षमा करें, लेकिन हमारे पास स्पेस एक्सेस टेलीपोर्टेशन का शेड्यूल है और हमारे कुलपति ने हमें अपने पृथ्वी यात्रा कौशल के साथ यहां लाने का फैसला किया, लेकिन सिटी हॉल में जबरन घुस गए। हमें माफ करें, हम आवश्यक जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं, ड्रेको ने कहा, और कुलपति का मुस्कुराता हुआ चेहरा एक पल में बदल गया और उसने ड्रेको की ओर इशारा किया। कौन जुर्माना भरेगा? मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि हम अंतरिक्ष एक्सेस में हमारे साथ गार्ड के साथ एक भव्य प्रवेश कर सके। आप चेहरे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कुलपति ने जवाब दिया कि उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। ये सुनकर वो भड़क गए। अगर तुम सजा नहीं काट सकते तो अपराध भी मत करो। कितना बेचारा बूढ़ा आदमी है। गॉर्डन्स पैट्रियार्च। एलेक्स ने खुद को शर्मिंदा करते हुए कुलपति के बारे में शिकायत की, जिससे वो आदमी काफी शर्मिंदा हो गया और आखिरकार उसने चुप होकर ड्रेको को शहर के संरक्षकों के साथ मामला सुलझाने की अनुमति दे दी। चूंकि अब वो एक उच्च स्तरीय जादूगर था, इसलिए वह परिवार में भी शायद ही कभी दिखाई देता था और नए नगर रक्षक भी उसे पहचान नहीं पाते थे। लेकिन वे सभी नगर हॉल पर आक्रमण करने की कुलपति की क्षमता पर आश्चर्यचकित थे। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा जोखिम था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वह कोई दुश्मन नहीं था। शहर के संरक्षकों एलेक्स और ड्रेको को सुलझाने के बाद अंततः उसे अंतरिक्ष अक्ष पर ले जाया गया, जैसा कि कुलपति ने कहा था। और ईमानदारी से कहें तो ड्रेको को वह सारा ध्यान पसंद था जो उसे मिल रहा था, लेकिन यही बात एलेक्स के लिए नहीं कही जा सकती थी, जिसे हमेशा एक शांत व्यक्ति बनना पसंद था। वो उस कुलपति को दोषी ठहराता रहा और उसे बताता रहा कि ये सब उसकी गलती थी। अलविदा। कुलपति ने जोर से हाथ हिलाया, क्योंकि अंततः एलेक्स और ड्रेको के लिए अंतरिक्ष अक्ष का उपयोग करने का समय आ गया था। और उन्होंने हाथ हिलाया क्योंकि उनके पैरों के नीचे अंतरिक्ष अक्ष पर विभिन्न रंगों की चमकदार रोशनियां चमकने लगी, और फिर जब रोशनी बुझ गई तो वे भी गायब हो गई। और जब कुलपति को यकीन हो गया कि उनका मिशन पूरा हो गया है, तो उन्होंने फीस का भुगतान करने के बाद सिटी हॉल से गायब होने के लिए अपने पृथ्वी से भागने के कौशल का उपयोग करने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी पृथ्वी से भागने की कला का फिर से उपयोग कर पाता, उसके मन में एक आवाज गूंजी।
क्या तुम आकर मेरा अभिवादन नहीं करोगे? मेरे पास एक बढ़िया शराब है जो समय के जादू से लगभग 1000 वर्षों से संरक्षित है, आवाज ने कहा। और गॉर्डन के मुखिया के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी जब उसने उस स्थान की ओर देखा जहां नगर स्वामी रहता था। एलेक्स लड़खड़ा गया क्योंकि उसने अपने पैर ठीक से जमाने की कोशिश की क्योंकि उसे चक्कर आ रहा था, क्योंकि वह टेलीपोर्टेशन स्पेस एक्सेस से बाहर निकल रहा था। उसने लगभग उल्टी भी कर दी थी, लेकिन वह उसे रोकने में कामयाब रहा। उसने अपनी पीठ पर एक मजबूत हाथ महसूस किया जो उसे थपथपा रहा था और स्थिर रहने में मदद कर रहा था। उसने मुड़कर ड्रेको की ओर देखा और पाया कि उस पर जरा भी असर नहीं हुआ था। सातवें भगवान। ओह, मुझे बस अंकल ड्रेको कहो। औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। माफ कीजिए, आपको बिना किसी चेतावनी के अंतरिक्ष अशांति का सामना करना पड़ेगा। ड्रेको ने उसकी बात काटते हुए कहा कि इससे एलेक्स का मन शांत हो जाएगा और वो उसके साथ अधिक सहज हो जाएगा। वास्तव में जब मैंने पहली बार स्पेस एक्सेस का उपयोग किया तो मुझे उल्टी हो गई और अधिकांश लोग ऐसा करते हैं। वास्तव में बहुत से लोग इसे रोक नहीं पाते हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप इसे रोक पाने में सक्षम हैं। इससे पता चलता है कि आपके पास बहुत मजबूत इच्छा शक्ति और आत्मा है। ड्रेको ने कहा, भले ही एलेक्स को यह नहीं पता कि आत्मा क्या है। उसने इसे इस तथ्य का श्रेय दिया कि उसकी आत्मा उस पुराने एलेक्स की आत्मा के साथ विलय के कारण अधिक मजबूत थी जो मर गया था, जिससे वह उस पहलू में अधिक मजबूत हो गया। और अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे अपने गोलेम को नियंत्रित करने में वास्तव में कोई कठिनाई नहीं हुई, जैसा कि गॉर्डन कबीले के लोग दावा करते हैं। और उसने सोचना शुरू कर दिया कि ऐसा नहीं था कि वह एक प्रतिभाशाली था। यह सिर्फ इतना था कि उसके पास एक साथ कई गोलेम को नियंत्रित करने की क्षमता थी। चूंकि उसके पास कोई साधारण आत्मा नहीं थी, उसके पास 2 आत्माएं थी जो एक में विलीन हो गई और बहुत अधिक शक्तिशाली थी। इसलिए इससे उसे थोड़ा फायदा हुआ। चलो अकादमी जाने से पहले अपने आवास की व्यवस्था कर ले, क्योंकि हम यहां काफी समय तक रहेंगे। ड्रेको ने एलेक्स को उसके विचारों से जगाते हुए कहा। एलेक्स ने सिर हिलाया और ड्रेको के पीछे पीछे चलने लगा। जब वे राजधानी शहर के बाहरी क्षेत्र में एक गेस्ट हाउस में पहुंचने से पहले आसपास पूछताछ कर रहे थे, ड्रेको और एलेक्स छोटे से गेस्ट हाउस के रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचे। वे स्पेस एक्सेस टेलीपोर्टेशन से थक चुके थे और अकादमी जाने से पहले एक गहरी नींद की नींद सो रहे थे। ड्रेको ने रिसेप्शनिस्ट, जो एक मिलनसार महिला थी, को देखकर मुस्कुराया। शुभ संध्या, उसने कहा। मैं 1 हफ्ते के लिए एक कमरा बुक करना चाहता हूं। कृपया। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। उसने एक बड़ी किताब खोली और खाली कमरे ढूंढने लगी। माफ करना, उसने कहा, लेकिन इस महीने के लिए हमारे सारे कमरे बुक हो चुके हैं। हालांकि कल हमारे पास कुछ कमरे खाली हैं। ड्रेको का चेहरा उतर गया। वह यहां हफ्ता चुपचाप बिताने की सोच रहा था, क्योंकि यह राजधानी थी और उन्हें अपनी तरफ ध्यान नहीं देना था। वह भूल ही गया था कि राजधानी कितनी भीड़ भाड़ वाली है। क्या कोई रास्ता है जिससे मैं आज रात रुक सकूं? प्लीज, कुछ न कुछ करने में मेरी मदद करो, उसने हताश होकर पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने एक पल सोचा। ठीक है, उसने धीरे से कहा, अगर आपको किसी और मेहमान के साथ कमरा शेयर करने में कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपको छूट दे सकती हूं। हमारे पास 2 बेड वाला एक कमरा है जो अभी तक बुक नहीं हुआ है। ड्रेको का चेहरा खिल उठा। वाह, मैं कमरा क्यों नहीं ले लेता? मेरे साथ कोई है। छूट की चिंता मत करो। मैं 1 हफ्ते के लिए कमरे का पूरा किराया चुका दूंगा, उसने कहा। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई और उसे एक जादुई चाबी थमा दी जिस पर कमरे का नंबर लिखा था। आपका स्वागत है, उसने कहा। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां ठहरने में मजा आएगा। ड्रेको ने उसे धन्यवाद दिया, उसकी फीस चुकाई और एलेक्स के साथ कमरे में चला गया। राजधानी में अपने प्रवास के दौरान सोने के लिए जगह मिलने से वो निश्चिंत था और रिसेप्शनिस्ट की दयालुता के लिए आभारी था। अगर वह चाहता तो राजधानी के आसपास के सभी अमीर गेस्ट हाउस में जा सकता था,
लेकिन इससे वह साधारण यात्रा का मजा किरकिरा हो जाता जिसके लिए वह आया था, और पैसे भी ज्यादा खर्च होते। आखिरकार राजधानी प्राचीन ब्लेज कबीले का गृह क्षेत्र था, और गॉर्डन कबीले को पता था कि प्राचीन ब्लेज कबीले में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि एलेक्स एक उल्लेखनीय जादूगर बने। इसलिए यदि उन्हें कभी पता चला कि वो अकादमी में दाखिला लेने की कोशिश कर रहा है तो वे हर कीमत पर उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। ड्रेको को यकीन था कि गेस्ट हाउस में उसका प्रवास सुखद रहेगा, क्योंकि राजधानी में प्रवेश करने के बाद से ही वे बहुत सावधानी बरत रहे थे और किसी को भी उन्हें जानने का मौका नहीं दे रहे थे। एलेक्स तुरंत बिस्तर पर लेट गया और सो गया। ड्रेको ने भी अपने लावा गोलेम में से एक को बुलाया और उससे कहा कि अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे जगा दे, क्योंकि वह भी सो गया था। अंतरिक्ष यात्रा ने उन्हें बहुत थका दिया था। अंतरिक्ष की थकान उन्हें नींद में डाल रही थी। भले ही इसमें कुछ सेकंड ही लगे, लेकिन इससे उनकी ऊर्जा खत्म हो गई और वे इतने कमजोर हो गए मानो उनकी बैटरी में केवल 1% ही बचा हो। जबकि ड्रेको को लगा कि उसने राजधानी के बाहरी क्षेत्र में रहकर पर्याप्त सावधानी बरती है, जिसे आमतौर पर आंतरिक शहर में रहने वाले लोग झुग्गी झोपड़ी कहते हैं। वह भूल गया था कि प्राचीन कुलों का सभी शहरों तक व्यापक नेटवर्क नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि राजधानी शहर में कोई भी चीज उनकी नजरों से न छूटे, और जिस क्षण गॉर्डन कुलों के 2 लोगों को राजधानी के बाहरी क्षेत्र में अंतरिक्ष स्टेशन पर प्राप्त किया गया, किसी ने पहले ही ब्लेज के बाहरी कोट परिवार को 2 गॉर्डन कबीले के लोगों के आगमन के बारे में सूचित कर दिया था, और उन्होंने एक स्केच मांगा था। और जब स्केच वापस आया तो उन्हें यकीन हो गया कि उनके कुलपति का नाजायज पोता राजधानी में था। बाहरी कबीले के बहुत से बुजुर्ग, जो इस मामले में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखते थे, इस बात पर सहमत हो गए थे कि बच्चे का जीवित रहना एक ऐसा कारक है जो वे नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि बच्चे का जीवित रहना एक ऐसा कारक है जो वे नहीं चाहते थे। जो कोई भी उनसे बदला लेने का कारण रखता है उसे उन्हें मिटा देना चाहिए। और एलेक्स के पास उनसे बदला लेने के लिए बहुत सारे कारण थे, क्योंकि उनके कुलपिता पुत्र ने अपनी मां को गर्भवती कर दिया था, और जब वह प्राचीन ब्लेज कबीले में आई तो उसे अस्वीकार कर दिया गया और कहा गया कि उसका बच्चा एक नाजायज बच्चा है और उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन ब्लेज परिवार के सभी उच्च अधिकारी जानते थे कि वह ब्लेज वंश का असली उत्तराधिकारी था। उसके पिता की मृत्यु उसके जन्म से पहले हो गई थी। यही सब कुछ का कारण था। चूंकि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे मुख्य परिवार किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार कर सके जो भविष्य में उनका प्रतिस्पर्धी बन सकता था। लेकिन गॉर्डन कबीले को कभी पता नहीं चला कि एलेक्स के पिता की मृत्यु एक मिशन पर रहते हुए हो गई थी। उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि उन्होंने एलेक्स और उसकी मां को अस्वीकार कर दिया था, जिसके कारण मध्य स्तरीय कबीला उनसे और ब्लेज परिवार से नफरत करने लगा। लेकिन वे बहुत कमजोर थे और ब्लेज कबीले को भी प्रभावित नहीं कर सका, इसलिए उनके दिलों में ये दर्द रह गया। लेकिन एलेक्स ब्लेज परिवार के कारण अपनी मां की मृत्यु के दर्द को नहीं भूल सका, और ये तथ्य कि वह एक सच्चा उत्तराधिकारी था उन लोगों को उसे मारने का गुप्त उद्देश्य देता है, क्योंकि वे प्रतिस्पर्धा को मिटाना चाहते थे। एलेक्स की हत्या की देखभाल करने के लिए जिस प्रवर्तक को नियुक्त किया गया था उसे ब्लेज बाहरी अदालत के परिवारों के बुजुर्गों द्वारा तुरंत बुलाया गया था। हाल ही में फ्रिडाल कबीले से मिलने आया एक व्यक्ति बुजुर्गों के बैठक स्थल में दाखिल हुआ, और जैसे ही उसने प्रवेश किया उसे एहसास हुआ कि वो अब कोई आवाज नहीं सुन सकता। ऐसा लग रहा था जैसे बैठक स्थल बाकी दुनिया से अलग थलग हो गया हो। हर जगह अंधेरा था, लेकिन फिर भी कमरे के बीच में प्रकाश की एक रेखा थी जो उसे बता रही थी कि वो यहां आ जाए। वह चुपचाप कमरे के बीच में रोशनी की ओर चला गया और अपने हाथों को आगे की ओर करते हुए अपना सिर झुका लिया। मैं बड़ों को धन्यवाद देता हूं। और जैसे कि ट्रिगर चालू हो गया हो, अलग अलग तरह की खनकती हुई आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही पूरा स्थान रोशन हुआ, प्रवर्तक ने अंततः अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि लगभग 10 बूढ़े लोग उसे घूर रहे थे। वो उनसे दबाव महसूस कर रहा था। ये उसे ये बताने के लिए पर्याप्त था कि उनमें से कोई भी उसे सिर्फ एक थप्पड़ से मार सकता है।
क्या तुम्हें पता है कि हमने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? सबसे छोटे कद के बुजुर्ग ने, जो उसके करीब था, पूछा। नहीं, जिस बच्चे के लिए आप जिम्मेदार हैं वो अब राजधानी में है, तो मुझे ठीक ठीक बताइए कि वो अभी तक मरा क्यों नहीं? जब प्रवर्तक ने बुजुर्ग की बात सुनी तो उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया। उसने कभी नहीं सोचा था कि गॉर्डन्स कबीला ऐसे समय में एलेक्स को कबीला छोड़ने की अनुमति देगा। और इतना ही नहीं, प्राचीन ब्लेज कबीले की सेवा करने वाले बाहरी दरबार के परिवारों को पहले से ही पता था कि वो मरा नहीं है। मैंने अपने अधीन शाखा परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर उसे मारने की तैयारी की थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस घटना का पता हम तक पहुंचे। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वह मेरी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है और उसकी हत्या करवाना आसान नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा कि पूरे परिवार को खत्म कर दूं, या फिर कुछ डाकुओं को किराए पर लेकर परिवार में घुस जाऊं और लड़के को मार डालूं, इससे पहले कि उनमें से कोई भी पहचाना जाए, तेजी से भाग जाए। लेकिन मुझे तुरंत ही अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि मैंने सुना था कि गॉर्डन परिवार कोई साधारण मध्य स्तरीय कबीला नहीं था। लाल कवच पहने हुए मध्यम आयु के प्रवर्तक ने धीरे से समझाया, तुम बहुत बेवकूफ हो। यदि ये एक साधारण कबीला होता तो हमें एक बच्चे को कबीले से बाहर निकालने के लिए इस तनावपूर्ण उपाय का सहारा क्यों लेना पड़ता? जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, बुजुर्गों ने उसे डांटना शुरू कर दिया, और कुछ लोग तो पहले से ही इस बात से नाराज थे कि चीजें किस प्रकार घटित हुई। वे इस बात से नाराज थे कि उसने कभी उन्हें ये नहीं बताया कि एलेक्स ने अपनी साधना में बहुत प्रगति की है। अब जब वह राजधानी में आ चुका है तो मैंने कुछ कॉल की, और मैंने सुना कि वह राजधानी में रॉयल मैज अकादमी में अपने और अपने भाई बहनों के लिए नामांकन कराने आया है, क्योंकि वे अगले महीने कोटा परीक्षा देने की योजना बना रहे हैं। एक बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, ताकि वह सूचना एकत्र करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सके। ओह, तब तो हमने इसे सुलझा लिया है। भले ही हम उसे राजधानी में मारने का जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि इससे कुछ लोग जागरूक हो जाएंगे। हमें बस उसका आत्मविश्वास तोड़ना है ताकि वह कभी वापस ना आए। एक अन्य बुजुर्ग ने तेजी से टिप्पणी की, मुझे लगता है कि हमारे पास पहले से ही एक योजना है। प्रवर्तक को अकादमी में एक भर्तीकर्ता से संपर्क करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह एलेक्स के लिए चीजों को कठिन बना दे, और उसे हराने के लिए एक प्रतिभाशाली छात्र ढूंढना चाहिए जो उसे शहर के चैंपियन और गांव के गवार के बीच का अंतर दिखाए। मैं शीघ्र ही बड़ों की आज्ञा का पालन करूंगा। प्रवर्तक ने अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने कवच पर हाथ रखते हुए कहा, चूंकि आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम इस काम के लिए केवल आप पर ही भरोसा कर सकते हैं, इसलिए इसे पूरा कर लें। बिना असफलता के बुजुर्ग, प्रवर्तक ने बैठक कक्ष से बाहर निकलते हुए कहा, और कमरे में फिर से अंधेरा छा गया। चाहे कुछ भी हो जाए, आंतरिक दरबार परिवार के एवरिक गुट को इसकी खबर नहीं मिलनी चाहिए। अंधेरे में एक आवाज आई, अगर वे सुन भी ले तो क्या हुआ? एवरिक को मरे हुए 18 साल से अधिक हो गए हैं। उनके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वे उसकी जगह किसी और को ढूंढ ले, क्योंकि एवरिक का बेटा इतना मजबूत नहीं है कि वो उनके लिए अन्य आंतरिक पारिवारिक गुटों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। एक अन्य बुजुर्ग ने नाक भौं सिकोड़ते हुए समझाया, क्या हमें यकीन है कि हम सही काम कर रहे हैं? मुझे पता है कि हम उस महिला का गुस्सा नहीं चाहते। अगर उसे पता चला कि हम उस लड़के को मारने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बहुत क्रोधित होगी। आखिरकार वह एवरिक के साथ उसका एकमात्र संपर्क है, कोई और उसे संभालेगा। मैंने सुना है कि युवा मास्टर टियर 7 जादूगर क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है, और जब वह ऐसा करेगा तो हमें उस पागल महिला से फिर से डरना नहीं पड़ेगा। एक अन्य बुजुर्ग ने कहा, और कमरे में हंसी गूंज उठी, क्योंकि वे उस दिन के बारे में सोच रहे थे जब उन्हें आंतरिक गुट में प्रवेश करने का मौका मिल सकता था। अन्य आंतरिक अदालत परिवार गुट के लिए एक प्रतियोगिता निकालने में उनके योगदान के कारण। अगले दिन एलेक्स और ड्रेको दोनों गेस्ट हाउस से निकलकर राजधानी शहर के भीतरी घेरे में पहुंच गए, क्योंकि यहीं पर शाही जादूगर अकादमी थी।
उन्हें इस बात का भी पता नहीं था कि वे पहले से ही ब्लेज कबीले के रडार पर थे। भले ही ये मुख्य कबीला न हो, फिर भी ये बाहरी अदालत के सदस्य थे जिन्होंने आंतरिक अदालत को शामिल किए बिना एलेक्स से निपटने का फैसला किया था, जो वास्तव में घमंडी समूह से भरे हुए थे। ड्रेको ने एक राक्षसी जानवर प्रशिक्षक को उन्हें रॉयल मैज अकादमी तक ले जाने के लिए भुगतान किया। ये एक टियर 5 राक्षसी भेड़िया जानवर था। मेरे पास बहुत तेज गति थी और मैं जल्दी से उड़ान भर सकता था। एलेक्स ने जो चीजें देखी वे उन सभी जगहों से अलग थी जहां से वे कल गुजरे थे। ये स्पष्ट था कि राजधानी का सारा विकास किस ओर जा रहा था। ये वास्तव में बहुत सुंदर था और लगभग एक तकनीकी शहर जैसा लग रहा था। यह पहली बार था जब एलेक्स ने एक ऐसा शहर देखा जिसमें उसकी पुरानी दुनिया की झलक थी। लेकिन यहां की तकनीक अधिक उन्नत लगती है। लेकिन उसने अपनी आंखें बंद करने और साधना मुद्रा में बैठने से पहले ये सब केवल एक बार देखा। ड्रेको एलेक्स के लापरवाह रवैये से हैरान था। ऐसा लग रहा था जैसे उस बच्चे को किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। और उसे याद आया जब वो पहली बार कुलपति के साथ राजधानी आया था। वह इमारत और आकाश में उड़ते राक्षसी जानवर में इतना तल्लीन था कि उसे उम्मीद थी कि भविष्य में उसके पास भी एक होगा। लेकिन एलेक्स ने साधना करने के लिए अपनी आंखें बंद करने से पहले उनकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। वो वास्तव में उसे दोष नहीं दे सकता था। हालांकि खेती उनके अपने शहर की तुलना में 2 गुना तेज थी। इसलिए जब उसने एलेक्स को लगन से खेती करते देखा तो उसे काफी गर्व हुआ। अगर एलेक्स को पता होता कि उसके चाचा क्या सोच रहे हैं तो वो बस हंस देता, क्योंकि वह केवल सिस्टम की अधिसूचना के कारण ही खेती कर रहा था। घने मन से भरे इस क्षेत्र में साधना करने पर 2 गुना प्रयास पुरस्कार। मिनी होल, बेसिक मैना सर्कुलेशन सक्रिय स्तर 3, सर्पिल बल, मूल मन परिसंचरण सक्रिय स्तर 3। जिस क्षण उसने अपनी डबल मैना तकनीक को सक्रिय किया उसने देखा कि वे स्तर 3 तक उन्नत हो गए हैं। 6 अनुभव प्राप्त। 6 अनुभव छोटा लग सकता है, लेकिन टियर 2 तक पहुंचने के लिए उसे जितने अनुभव की आवश्यकता थी वो अभी भी बहुत था, और 6 अनुभव प्रति घंटा केवल इतना ही कर सकता था। राक्षसी जानवर की सवारी लगभग 30 मिनट तक दौड़ने के बाद जल्दी से रॉयल मैज अकादमी में पहुंच गई। ये काफी धीमी थी। इसकी तुलना में अगर ड्रेको ने एलेक्स को ले लिया होता और सीधे वहां के स्थान पर उड़ गया होता। लेकिन राजधानी के नियम और कानून बहुत सख्त थे, जो राजधानी में उड़ान भरने वाले विशेषज्ञों पर प्रतिबंध लगाते थे। उम्मीद थी कि वो व्यक्ति शाही परिवार का सदस्य होगा, और अगर कोई राजधानी में किसी भी तरह से उड़ान भरता है तो उसे गुप्त उद्देश्यों वाले व्यक्ति के रूप में निशाना बनाया जाएगा और एक हमलावर की घोषणा की। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर राजधानी शहर के सभी रक्षात्मक उपायों के साथ हमला करना, और ये सब केवल अधिक परेशानी पैदा करेगा। और यही कारण है कि राजधानी द्वारा छापे गए राक्षसी जानवर के वाहन का उपयोग करना अधिक आसान था। गार्ड प्रणाली, ये उनके लिए पैसा कमाने का एक तरीका था। इसलिए उन्होंने ऐसे नियम बनाए जो किसी भी प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दे। एलेक्स और ड्रेको अकादमी के गेट की ओर चल पड़े, और एलेक्स अपने सामने लंबे और पुराने दिखने वाले गेट को देखकर हांफने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था जैसे ये ईश्वरीय धातुओं से बना हो, क्योंकि ये सीधा खड़ा होकर आकाश की ओर इशारा कर रहा था। अरे बदमाश, तुम इस तरह गेट को घूर रहे हो। यहां से चले जाओ, वरना हम तुम्हें पीट देंगे, गेट के पास खड़े एक टियर 5 जादूगर ने कहा, क्योंकि उसने आने वाले सभी छात्रों का अभिवादन करने की एक उबाऊ सुबह के बाद अपने अधिकार का प्रदर्शन करने का फैसला किया था। ड्रेको ने उस आदमी को देखा और महसूस किया कि उन्हें निम्न श्रेणी के कपड़े पहनने के कारण कम आंका गया है। इस तथ्य के कारण कि वे इस तथ्य को छिपाना चाहते थे कि वे गॉर्डन कबीले से थे, उन्होंने कबीले के वस्त्र बदलने का फैसला किया। लेकिन टियर 5 जादूगर ने उन्हें कुछ कमजोर समझा, क्योंकि उसे ड्रेको से कोई मैना महसूस नहीं हुआ। और ये देखते हुए कि एलेक्स केवल एक टियर 1 जादूगर था, उसने महसूस किया कि उन्हें रॉयल जादूगर अकादमी के आसपास भी नहीं होना चाहिए था। आखिरकार केवल प्रतिभाशाली लोगों में से प्रतिभाशाली लोगों को ही स्कूल द्वारा स्वीकार किया जा रहा था,
और केवल बड़े कुलों के प्रतिष्ठित युवा स्वामी ही इस श्रेणी में वर्गीकृत किए गए थे जिन्हें वे ध्यान में रखते थे। इसलिए एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और एक युवा किशोर को गेट की ओर देखते हुए देखा, जो बहुत प्रभावशाली कपड़े नहीं पहने थे। उसने तिरस्कार महसूस किया और खुद को श्रेष्ठ दिखाने का फैसला किया, क्योंकि वो उन बच्चों की तरह व्यवहार नहीं कर सकता था जिनका उसे हर सुबह अपनी नौकरी बचाने के लिए अभिवादन करना पड़ता था। इसलिए उनके लिए एलेक्स और ड्रेको ऐसे लोग थे जिनके साथ वे गंदी बातें कर सकते थे। इस तरह वे अपने साथियों से कमतर होने पर अच्छा महसूस कर सकते थे। लेकिन एलेक्स ने उनकी बात का जवाब तक नहीं दिया और गेट की सुंदरता की प्रशंसा करना जारी रखा। वो धीरे धीरे गेट की ओर चला और उसे सहलाने की उम्मीद में अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन गार्ड ने जो बात की थी, उसने देखा कि एलेक्स उसे अनदेखा कर रहा है और गुस्सा हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी आधी ताकत लगा दी। उसे यकीन था कि जब उसके हाथ एलेक्स के हाथ पकड़ेंगे तो वो लड़के की हड्डी को कुचल देगा और उसे दर्द से चीखने पर मजबूर कर देगा। लेकिन उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसका हाथ एलेक्स तक पहुंचने से पहले ही झटक दिया गया। हमारी एक अकादमी के भर्तीकर्ताओं के साथ बैठक निर्धारित है। हम गॉर्डन कबीले से हैं, ड्रेको ने गार्ड के हाथ झटकते हुए कहा। अपना परिचय देते हुए उसे चौंका दिया। उसे पूरा यकीन था कि कोई भी साधारण व्यक्ति उसके हमले से इतनी आसानी से बचाव नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि वह व्यक्ति भी एक छिपा हुआ विशेषज्ञ था। जब उसने ड्रेको को घूरा तो वह बेपरवाह रवैया गायब हो गया, क्योंकि अब वो उसे सावधानी से देख रहा था। उसका सहकर्मी जो ये सब देख रहा था, उसकी बदकिस्मती पर हंसने लगा। वो शर्म से लाल हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने खुद को मूर्ख बना लिया है। लेकिन वह ड्रेको पर रहस्यमय व्यवहार करने के लिए गुस्सा था और उसे लगता था कि उसके पास अपने मन को छिपाने के लिए एक तकनीक है, इसलिए उसके दायरे का पता नहीं चला। गार्ड ने कभी इस तथ्य के बारे में सोचा भी नहीं था कि ड्रेको एक टियर 6 जादूगर हो सकता है, क्योंकि उसने पहले ही अपने मन में उन्हें भिखारियों के रूप में कम करके आंका था और उसके दिमाग की तस्वीरें ड्रेको को सबसे अच्छी चीज टियर 5 दे सकती थी, क्योंकि वह कभी ये विश्वास नहीं करना चाहता था कि वह किसी से कमतर है। यद्यपि वह था। तुम क्यों? मैं तुम्हें जल्दी से पीटूंगा और इस अपमान के लिए तुमसे माफी मांगूंगा। गार्ड ने आखिरकार किसी भी तरह का दिखावा करना छोड़ दिया, क्योंकि उसने ड्रेको पर पूरी तरह से हमला किया और उसकी उंगलियां पंजे में बदल गई। एलेक्स ने देखा कि क्या हो रहा था और उसे ये उबाऊ लगा। उसने देखने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि ड्रेको, जिसे गॉर्डन कबीले का सबसे प्रतिभाशाली टियर 6 जादूगर कहा जाता था, वहां मौजूद नहीं था। पुरानी युवा पीढ़ी कभी भी रॉयल मैज अकादमी के किसी भी अज्ञात गार्ड से हार नहीं सकती। जिस क्षण ड्रेको ने गार्ड के पंजे को लगभग अपने पास पहुंचते देखा, वो थोड़ा सा बगल की ओर खिसका और उसकी पसलियों पर एक जोरदार वार किया। बिना किसी फैंसी तकनीक, बिना किसी आतिशबाजी, बिना किसी मौलिक शक्ति के, केवल शुद्ध शारीरिक शक्ति के साथ। दरार। गार्ड चिल्लाया, क्योंकि वह अपनी पसलियों के कई हिस्सों को टूटता हुआ महसूस कर सकता था। उसने ड्रेको की ओर देखा। इस बार डर की एक दुर्लभ झलक दिखाई दे रही थी। मेरी बारी, ड्रेको ने कहा और अपनी मुट्ठी फिर से ऊपर उठा ली। और भले ही उसके चारों ओर कोई ऊर्जा तत्व न हो, लेकिन गार्ड पहले से ही डर से कांप रहा था, क्योंकि वह ड्रेको को घूर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसे राक्षस को क्यों परेशान किया। उसे कभी भी उस व्यक्ति की शक्तियों के बारे में चेतावनी नहीं दी गई थी। आप रॉयल मैज अकादमी के गार्ड को नहीं हरा सकते, वरना आपको सजा मिलेगी। क्या आप क्या करना चाहते हैं? ये कैसा लग रहा है, बेवकूफ? मैं तुम्हारी सजा पूरी करवाने वाला था, लेकिन अब ये बदल गया है। मैं तुम्हें पीटूंगा और तुम्हें मेरे गॉर्डन कबीले के युवा मालिक से माफी मांगने पर मजबूर करूंगा, ड्रेको ने डरावनी आवाज में कहा। और जिस क्षण गार्ड ने ऊपर देखा, उसने कसम खाकर कहा कि उसने ड्रेको की काली आंखों में आग देखी है, जिससे उसमें पीले और लाल रंग का संकेत मिल रहा है। और तभी उसे पता चला कि उसने उन दुर्लभ लोगों में से एक का सामना किया है
जादूगरों की दुनिया के प्रतिभाशाली पागल जो परिणामों की परवाह किए बिना काम करते थे। ड्रेको की मुट्ठी अंततः आगे बढ़ी और गार्डों को बेहोश करने के उद्देश्य से उन पर वार किया, लेकिन उसे रोक दिया गया जब एक बड़ी हथेली अचानक कहीं से प्रकट हुई और ड्रेको के मुक्के को रोकने की कोशिश की। भाड़ में जाओ। ड्रेको ने एक पल भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की। उसने अपने मुक्के में और अधिक ऊर्जा लगा दी और मानो हवा का तापमान और अधिक गर्म हो गया हो। उसकी मुट्ठी धधकती और पिघलती हुई हो गई, जैसे ही पृथ्वी और अग्नि तत्व ऊर्जाएं उसकी मुट्ठी के अंदर विलीन होती हैं। लावा फिस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, दमन की बुद्ध हथेली। दोनों शक्तिशाली हमलों से टकराव हुआ, जिससे हर जगह सदमे की लहरें उड़ गई। क्योंकि बुजुर्ग 8 कदम पीछे हट गए, लेकिन ड्रेको अभी भी उसी स्थान पर खड़ा था, क्योंकि उसने अपने मुंह से अपने हाथ पर हवा उड़ाई थी जो सामान्य हो गई थी, लेकिन उसमें से बहुत अधिक धुआं निकल रहा था। उसके लापरवाह रवैये ने उस व्यक्ति को परेशान कर दिया जिसने अभी अभी गार्ड का बचाव किया था, लेकिन गार्ड की आंखें बाहर निकली हुई थी और उसे विश्वास करने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसने एक ऐसे अस्तित्व को अपमानित किया है जो टियर 6 दायरे में था। वो हमेशा सावधानी से काम करता था और इसी कारण वो अब तक जीवित रह पाया था। लेकिन जब उसे कुछ पैसे मिले जिससे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए चीजें कठिन हो जाए जो उसे आसानी से मरवा सकता था, तो उसने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया। सूचना, मुझे आशा है कि आप सभी का सप्ताहांत अच्छा रहेगा और मुझे आशा है कि आप तैयार हैं, क्योंकि अगले कुछ अध्याय आपको युद्ध की तीव्र गति वाली कार्रवाई में वापस ले जाने वाले हैं। कुछ जानकारीपूर्ण अध्यायों के बाद मुझे लगने लगा है कि अब स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाने और चीजों को मसालेदार बनाने का समय आ गया है। इसलिए कमर कस लें और तैयार हो जाएं। और खेद है कि अपडेट अक्सर या समय पर नहीं होते हैं। वास्तव में ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपनी दूसरी पुस्तक रियन ऑफ किंग्स पर काम कर रहा हूं। आपके लेखक की ओर से ढेर सारा प्यार। रहस्यवादी अंधेरा। हम केवल इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे पास एक पदक है जो हमें रॉयल मैज अकादमी के कम से कम एक भर्तीकर्ता से मिलने की अनुमति देता है। हम यहां लड़ने या कोई दृश्य पैदा करने के लिए नहीं हैं, लेकिन यदि आप अभी भी हमें परेशान करना जारी रखते हैं तो मुझे लड़ाई में आपके साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है। ड्रेको ने अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, जिसने अभी अभी गेट गार्ड की रक्षा की थी। वो पहले से ही घबराहट में अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता था। अभी जब वे आपस में भिड़े तो कई लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन असली विशेषज्ञ को पता होगा कि पहले की भिड़ंत में कोई ड्रॉ नहीं हुआ था। लेकिन इसके बजाय ड्रेको ने उसकी बुद्ध की दमनकारी हथेली को चकनाचूर करके उसे पूरी तरह से हरा दिया था, और इतना ही नहीं, वो उसके हमले को वापस लेने में भी सक्षम था, इतनी तेजी से कि उसे कोई खतरा न हो, और इस तरह वह उस मुठभेड़ से मुक्त होकर भागने में सक्षम हो गया। और उसे यकीन था कि अगर वह कभी अपने सामने खड़े इस आदमी के खिलाफ गया तो हमले और बल पर ऐसा नियंत्रण वह अभी तक नहीं कर सका था। वह आसानी से पराजित हो जाएगा। उसने सोचा कि ड्रेको एक निम्न टियर 6 जादूगर था क्योंकि वह टियर 5 गार्ड को आसानी से बर्बाद कर सकता था, और इसीलिए उसने इसमें शामिल होने और एक नायक की तरह कार्य करने का निर्णय लिया था। उपद्रवियों का पीछा करने का श्रेय लेते हुए अब उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में एक मजबूत लोहे के खिलाफ अपना पैर मार दिया है। तुम्हारा नाम और कुल क्या है? टियर 6 जादूगर, जिसने गार्ड की रक्षा की थी, ने पूछा। क्या यह वास्तव में आवश्यक है? यदि मैं किसी भर्तीकर्ता से बात कर रहा हूं तो मैं केवल अपना नाम ही कहना पसंद करता हूं। मैं रॉयल मैज अकादमी के सभी द्वारों की सुरक्षा का नेता हूं। आप कमजोर लग रहे हैं। आप अपनी ताकत के बल पर अपने स्कूल की प्रतिभा की रक्षा कैसे कर पाएंगे? ड्रेको ने पूछा। इस बार उसके स्वर में व्यंग्य साफ दिखाई दे रहा था। बस मुझे अपना पदक दिखाओ और मैं तुम्हें उपलब्ध भर्तीकर्ता के पास सिफारिश करूंगा। ड्रेको की भौहें ऊपर उठ गई, क्योंकि उसे जो जवाब मिला था उससे वो वास्तव में खुश नहीं था, लेकिन उसने इसे अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया, क्योंकि कुलपति ने उसे किसी भी भर्तीकर्ता से मिलने पर एक विशिष्ट एल्डर की तलाश करने के लिए कहा था।
जब तक वे बड़े को देख सकते थे तब तक एलेक्स का भविष्य तय हो चुका था, क्योंकि वो अपने शरारती भाइयों और बहनों के गिरोह के साथ रॉयल मैज अकादमी में दाखिला लेने वाला पहला गॉर्डन कबीले का सदस्य बन गया था। गार्डों के नेता को रॉयल मैज अकादमी का पदक दिखाने के बाद उन्हें गार्ड की ओर से उनसे माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने दुर्व्यवहार किया था, क्योंकि वो अंततः उन्हें अकादमी की ओर ले गए। जिस क्षण वे अंदर पहुंचे, वे उड़ने वाले राक्षसी जानवर की पीठ पर सवार होकर गए, जिसे परिवहन के लिए प्रशिक्षित किया गया था, तथा वे सीधे भर्तीकर्ताओं के क्वार्टर तक पहुंचे और ड्रेको ने भर्तीकर्ता की विशेषताओं के बारे में बताया जिनसे वे मिलने आए थे। बोल्टन ब्लेज एक जादूगर था जो अभी टियर 7 जादूगर क्षेत्र में प्रवेश किया था। वो आंतरिक कोट के जादूगरों जितना प्रतिभाशाली नहीं हो सकता था, लेकिन बाहरी कोट परिवारों के समर्थन के साथ उन्होंने अंततः अपनी शक्ति के साथ उच्च जादूगर क्षेत्र में कदम रखा और उन्हें शाही जादूगर अकादमी के लिए भर्तीकर्ता के रूप में पदोन्नत किया गया, क्योंकि इससे पहले वह एक शिक्षक थे। और परिवार वास्तव में खुश था, क्योंकि इस तरह से वह अपने पुरस्कार कोटा के साथ अकादमी में कुछ और कबीले के सदस्यों को जोड़ने में सक्षम हो सकता था, जिससे उसके द्वारा चुने गए लोग बिना परीक्षा दिए या आवश्यकता पूरी किए सीधे स्कूल में प्रवेश कर सकते थे। यही उनके लिए एक भर्तीकर्ता होने का मतलब था, किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की पहचान करना तथा उसे खो जाने से पहले ही वापस लाना। लेकिन अधिकांश प्राचीन कुलों ने अपने सबसे कमजोर सदस्यों को अकादमी में शिक्षक बनने के लिए भेजकर इसे व्यवसाय में बदल दिया। और यदि वे भाग्यशाली रहे कि टियर 7 जादूगर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके तो वे भर्तीकर्ता बन सकते थे। इस तरह वे अपने परिवार के लोगों को बिना परीक्षा दिए ही तस्करी कर सकते थे, और यही वे करते आ रहे हैं। और तब से उन्होंने अपने परिवार के भर्तीकर्ताओं को उस स्तर तक पहुंचने में मदद की जिसके लिए वे हमेशा अपने परिवार के प्रति अधिक ऋणी महसूस करते हैं। इसलिए जब परिवार ने उसे दूर के एक शहर से एक बच्चे की भर्ती की देखभाल करने के लिए कहा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन जब उसे उस बुजुर्ग का गंभीर चेहरा याद आया जिसने उसे चेतावनी दी थी कि इसे हल्के में न ले, तो उसने अंततः इस लड़के को बर्बाद करने का फैसला किया, जैसा कि बुजुर्ग ने कहा था। उसने राक्षसी जानवर की उड़ती हुई सवारी को देखा जो उसके ऊपर उड़ रही थी, और जिस क्षण उसने देखा वह राक्षसी जानवर की सवारी के ऊपर एलेक्स को देख सकता था। आखिरकार उसे उसकी एक पेंटिंग दी गई ताकि वह आसानी से एलेक्स को पहचान सके और उसकी भर्ती प्रक्रिया को संभाल सके। जैसे ही राक्षसी जानवर उतरा, वह तेजी से अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे करके उसके पास चला गया, मानो वह किसी साधु विशेषज्ञ की तरह व्यवहार कर रहा हो। नमस्कार मिस्टर बोल्टन, गार्ड के नेता ने नीचे उतरते हुए अभिवादन किया। बोल्टन ब्लेज ने बस अपना हाथ हिलाया। वे क्या चाहते हैं? उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा मानो उन्हें पता ही नहीं था कि वे यहां क्यों आए हैं। और चूंकि उनके उपनाम का उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए उन्हें अधिक विश्वसनीय दिखाने में मदद मिली, क्योंकि ड्रेको किसी भी तरह से ब्लेज परिवार के किसी व्यक्ति को एलेक्स का मूल्यांकन करने की अनुमति नहीं देगा। उनके पास एक रिक्रूटर मेडल है जो उन्हें एक रिक्रूटर के अधीन मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। ओह, ये अच्छी बात है क्योंकि उनके पास पदक है। मैं सम्मान स्वीकार करूंगा और इस लड़के का मूल्यांकन स्वयं करूंगा क्योंकि मैं मुक्त हूं। ड्रेको जल्दी से एलेक्स के सामने आ गया क्योंकि उसे लगा कि इस बोल्टन आदमी के कुछ छिपे हुए इरादे हैं। हम इस अवसर की सराहना करते हैं, लेकिन हमारे मन में पहले से ही एक भर्तीकर्ता है। अब यदि आप हमें क्षमा करें तो ये व्यक्ति हमें एक बुजुर्ग के पास ले जा रहा था जिसका हमने उससे उल्लेख किया था। ये कैसी बदतमीजी है। आप नहीं चाहते कि मैं उसका मूल्यांकन करूं। आपका क्या मतलब है? क्या आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी अन्य भर्तीकर्ता से कमतर हूं? बोल्टन ब्लेज ने कहा कि उसने अपने टियर 7 जादूगर आभा को पूरी तरह से उजागर कर दिया, क्योंकि उसने ड्रेको को डराने और उसे झुकने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी। लेकिन ड्रेको पीछे हटने वाला नहीं था, और एलेक्स जानता था कि अगर ये लड़ाई में बदल गया तो ये उसके चाचा के लिए बुरा होगा। और ये स्पष्ट था कि ये भर्तीकर्ता परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ था,
और उन्हें किसी अन्य भर्तीकर्ता से मिलने नहीं देगा। इसलिए वो ड्रेको के पास गया जो रॉयल मैज अकादमी भर्तीकर्ता के दमनकारी आभा के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी आभा को भी उजागर करने वाला था। ठीक है, मुझे उसका टेस्ट लेने दो, एलेक्स ने कहा। हम बोल्टन और ड्रेको दोनों एलेक्स के बयान से चौंक गए, लेकिन ड्रेको ने एलेक्स की आंखों में देखा और उसे एहसास हुआ कि वह अपना मन नहीं बदल सकता, इसलिए उसने एलेक्स की ओर अपना सिर हिलाया और उसके साथ चलने का फैसला किया। आखिरकार उसे राजधानी में एलेक्स का समर्थन करना था, न कि उसके लिए चीजें तय करना था। तो मिस्टर बोल्टन, आपसे सीधा कोटा प्राप्त करने के लिए मुझे कौन सी परीक्षा से गुजरना होगा? एलेक्स ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा कि भर्तीकर्ता के अच्छे पक्ष में आकर समय बर्बाद करने की जहमत भी नहीं उठाई। आखिरकार वो पहले से ही उनके लिए चीजों को मुश्किल बना रहा था। ये स्पष्ट था कि ये सब योजनाबद्ध था। जब वे गेट पर पहुंचे, तब से उनकी यात्रा छोटे तूफानों से भरी हुई थी और उन सभी को नष्ट करने का एकमात्र तरीका यह था कि वह अपनी शक्ति से उन सभी को नष्ट कर दे, और यदि वह ऐसा नहीं कर सकता था तो वो बस अपने सैलामेंडर सेट को बुलाएगा और टियर 3 जानवर की शक्ति के साथ सभी परीक्षणों को तोड़ देगा। बोल्टन ब्लेज ड्रेको और एलेक्स को एक अखाड़े की ओर ले गया जो भर्तीकर्ता के क्वार्टर में था। ये एक खुली जगह थी। उसने गार्ड लीडर की ओर देखा जो उनके पीछे आया था, क्योंकि वह देखना चाहता था कि परीक्षण कैसे होने वाला था। जाओ और इवर ड्रैगनमीर को बुलाओ। हाँ, मैं इवर ड्रैगनमीर हूं। गार्डों का नेता भर्तीकर्ता का बयान सुनकर हैरान रह गया, लेकिन फिर भी वह तुरंत भाग गया और उसे दिए गए आदेश का पालन किया। एलेक्स मैदान के बीच में भर्तीकर्ता के लिए इंतजार कर रहा था कि वह जब भी तैयार हो अपना परीक्षण शुरू कर दे, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अभी भी किसी चीज का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह एलेक्स और ड्रेको को घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी, क्योंकि वह एलेक्स को पराजित होते देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, और उसकी इच्छा शक्ति टूट जाती थी जब वह उसे बताता है कि वह रॉयल मैज अकादमी में प्रवेश नहीं कर सकता। लगभग 2 मिनट तक इंतजार करने के बाद लोग मैदान में उमड़ पड़े, क्योंकि चारों ओर अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही थी। और जब ड्रेको और एलेक्स ने चारों ओर देखा तो उन्हें पता चला कि मैदान की अधिकांश सीटें भरी हुई थी, और वे सभी एक जैसी वर्दी पहने हुए थे, और कुछ पर तो नंबर भी थे। वे सभी एलेक्स को घूर रहे थे, जो अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके उसकी शक्ति का स्तर जानने की कोशिश कर रहा था, जिससे एलेक्स को बहुत घृणा हो रही थी, क्योंकि वह अन्य लोगों की आध्यात्मिक शक्तियों को अपने चारों ओर घूमते हुए देखने का आदी नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी नग्नता को देखने और उसके निजी मामलों में ताकझांक करने की कोशिश कर रहा हो। केवल उसके परिवार के सदस्य ने ही उसे इस प्रकार की अनुभूति नहीं दी। जब ड्रेको ने एलेक्स के चेहरे के भाव देखे तो उसने उसे बचाने के लिए अपनी आत्मिक ऊर्जा का उपयोग किया, और जो लोग उसकी ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंग भेज रहे थे उन्हें हल्का सिरदर्द हुआ। जिस क्षण उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा ड्रेको आध्यात्मिक ढाल से टकराती है, टियर 6 जादूगर द्वारा बनाई गई आध्यात्मिक ढाल से टकराव उनमें से अधिकांश को वनस्पति अवस्था में भी बदल सकता है। लेकिन ड्रेको बहुत दूर नहीं गया और केवल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को वापस लौटाया। आखिरकार वे अपने शहर में वापस नहीं आए थे, जो उनका अपना घरेलू मैदान था। वे राजधानी में थे, जो एक अकादमी के छात्र थे जिसमें एलेक्स प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, और जो लोग एलेक्स के जादूगर क्षेत्र की जांच करने की कोशिश कर रहे थे वे सभी उससे कनिष्ठ थे। इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उन्हें नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि उसे लगा कि एक कनिष्ठ के साथ व्यवहार करना उसके लिए नीचता की बात है। चारों ओर इकट्ठा हुए सभी छात्र आपस में फुसफुसाने लगे और मंच के ऊपर खड़े एलेक्स की ओर इशारा करने लगे, बिना ये छिपाए कि वे उसके बारे में बात कर रहे थे। वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वो वहां था ही नहीं। वे सभी इस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे एक मास्टर उसे बचा रहा था। ये उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट था कि वो कौन था, क्योंकि केवल एक ही व्यक्ति था जो उनकी नजर में एलेक्स के करीब लग रहा था। ड्रेको ने भर्तीकर्ता के चेहरे को देखा
और अभी भी उसके चेहरे पर वह धूर्त मुस्कान देखी और जान गया कि उन्हें एक लंबे दिन के लिए तैयार रहना है। क्या आप भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? ड्रेको ने भर्तीकर्ता से पूछा, जैसे ही उसने छात्रों की भीड़ की ओर इशारा किया, जो ठीक उसी समय दिखाई दिए जब एलेक्स को अपनी परीक्षा देनी थी। उसने पहले से ही इसकी पूरी योजना बना रखी थी और ड्रेको को यह महसूस करना बिल्कुल पसंद नहीं आया जैसे कि कोई उसका इस्तेमाल कर रहा था। भर्तीकर्ता ने उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया और दूसरी जगह की ओर देखने लगा। वे अंततः यहां हैं। ड्रेको और एलेक्स ने अपना सिर घुमाया और उस दिशा में देखा जिस ओर भर्तीकर्ता देख रहा था, और उन्होंने देखा कि गार्ड नेता बहुत तेज गति से सीधे उनकी ओर उड़ रहा था और वो एक युवक को पकड़े हुए था जिसकी वर्दी पर एक नंबर लिखा था। और अंततः वे कुशलतापूर्वक मंच पर उतरे और एलेक्स अपने सफेद वस्त्र पर अंकित संख्या को ठीक से देख पाया। ये संख्या 1 थी और एलेक्स मूर्ख नहीं था। उसने तुरंत नोटिस कर लिया कि सभी छात्रों की वर्दी एक जैसी हो सकती है, लेकिन उसने देखा कि उन सभी के रंग अलग अलग थे और अब तक उसने 3 रंग देखे थे: शुद्ध काला, लाल और काली धारी और शुद्ध सफेद। और वह जो कुछ भी देख पाया उससे शुद्ध काले रंग पर उन सभी का पता चला। सभी टीयर एक जादूगर थे, जबकि लाल और काले रंग की वर्दी पहनने वालों में टीयर 2 जादूगरों जैसी आभा थी। भले ही एलेक्स सफेद वस्त्र पहनने वालों की शक्ति का स्तर नहीं पहचान पाया, लेकिन उनके द्वारा उत्सर्जित दबाव से उसे यकीन हो गया कि वे टीयर 3 जादूगर थे। वैसे भी वो वास्तव में चिंतित नहीं था, क्योंकि उनमें से कोई भी उसके खतरे की भावना को जगाने में सक्षम नहीं था, सिवाय इस नए युवक के जो उसके सामने खड़ा था। मंच के दूसरी ओर खड़े होने मात्र से ही उसे हल्का सा दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन यह डरने जैसा नहीं था। उसने टीयर 3 गॉब्लिन का सामना किया था, इसलिए वह जानता था कि वास्तव में डर का क्या मतलब होता है। एलेक्स ने भर्तीकर्ता की ओर देखा, यह पुष्टि करने के लिए कि क्या यह उसका परीक्षण था। यही वह है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मुझे 5 छात्र पदक दिए गए हैं, जो मुझे किसी भी जादूगर को सीधे स्कूल में दाखिला दिलाने की अनुमति देता है। यदि आप इस छात्र प्रतियोगिता को हराने में सक्षम हैं, तो मैं आपको तुरंत अपना एक छात्र पदक देने में संकोच नहीं करूंगा और आपको किसी भी नामांकन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा और आपको तत्काल प्रभाव से रॉयल मैज अकादमी के छात्र के रूप में भर्ती कर लिया जाएगा। उसने इवर ड्रैगनमीर को हरा दिया। तुम मजाक कर रहे हो? मुझे लगता है कि मैं शायद सपने में हूं। चलो शर्त लगाते हैं कि अगर वह नौसिखिया जीत गया तो मैं अपना नाम उल्टा पुकारना शुरू कर दूंगा। यह स्पष्ट है कि भर्तीकर्ता को उस युवक से कोई शिकायत है। यदि नहीं तो वह एक नए छात्र को, जो दाखिला लेने वाला है, तीसरे वर्ष के नंबर एक विशेषज्ञ से क्यों लड़वाएगा? मैं प्रार्थना करता हूं कि वह इससे सकुशल बाहर आ जाए। हम सभी जानते हैं कि ड्रैगनमीर परिवार के सभी सदस्य क्रूर युद्ध जादूगर हैं। जो छात्र लड़ाई देखने आए थे, वे आपस में बातें करते हुए बुदबुदा रहे थे। ओह, ठीक है। इवर ड्रैगनमीर, जिसकी वर्दी पर नंबर 1 अंकित था, एलेक्स की ओर बढ़ा, जिससे एलेक्स को उसे वास्तव में परखने का मौका मिला। भले ही उन्होंने जो वर्दी पहनी हुई थी, उसने उन्हें कुछ हद तक ढक रखा था, लेकिन उनकी लहराती मांसपेशियां कपड़ों से ढकी नहीं जा सकी। हाय, मेरा नाम इवर है। उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और एलेक्स ने बिना किसी संदेह के उसका हाथ हिलाया। और भीड़ के आसपास बैठा एक व्यक्ति इस छोटी सी मुलाकात को देखकर हंस पड़ा। हाँ, जिस क्षण एलेक्स ने इवर नाम के लड़के को हिलाया, उसने कुछ असामान्य महसूस किया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका हाथ एक ऐसे उपकरण से जकड़ा हुआ था जिसका उपयोग उसकी पुरानी दुनिया में मैकेनिक चीजों को पकड़ने के लिए करते थे। ओह, एलेक्स को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि इवर क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो उसका हाथ दबाने और उसे दर्द से चिल्लाने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एलेक्स की ताकत में तेज वृद्धि के कारण उसने अपनी अधिकांश विशेषताओं को ताकत की ओर इशारा करते हुए वितरित कर दिया था। उस पर कोई असर नहीं हुआ। 5 सेकंड के बाद मैंने देखा कि एलेक्स के चेहरे पर अभी भी उदासीनता थी और इससे वो क्रोधित हो गया
क्योंकि उसने अपनी लगभग आधी शक्तियों का उपयोग कर लिया था। इवर को एलेक्स की आधी शक्तियों का उपयोग करने के बाद भी टिके रहने की क्षमता पर आश्चर्य हुआ। उसने ये भी महसूस किया कि वह यहां अत्यधिक था क्योंकि एलेक्स सिर्फ एक टियर 1 जादूगर था। उसकी आधी शक्ति कुछ टियर 2 जादूगरों को भी धमकी देने के लिए पर्याप्त थी जो तैयार नहीं थे, क्योंकि अधिकांश जादूगर निम्न जादूगर अवस्था में शारीरिक रूप से कमजोर थे, सिवाय उन लोगों के जो युद्ध जादूगर पथ या वंश पथ पर चले गए थे, और उस समय भी वो शक्तिशाली ड्रैगनमीर कबीले का सदस्य था। वह एक टियर 6 बेबी विंड ड्रैगन के खून के साथ जुड़ गया था, जिसे उसके मुख्य वंश ने पूरी तरह से खा लिया था, जिससे वो किसी भी नियमित युद्ध जादूगर की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गया था। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और किसी को भी अपने ऊपर तुच्छ दृष्टि डालने की अनुमति नहीं दे सकते थे। आह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीची नजर से देखने की? मैं ड्रैगनमीर कबीले का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं। मैं तुम्हें कुचलकर मांस का चूरा बना दूंगा। इवर दहाड़ा क्योंकि वह अंततः अपने क्रोध को रोक नहीं सका और उसकी पुतली सुनहरे रंग में बदल गई, जबकि एलेक्स को पकड़ने के लिए उसने जिन हाथों का उपयोग किया था वे बदलने लगे, क्योंकि नीले रंग के शल्कों ने उसकी बाहों को ढक लिया और बहुत जल्द ही उसकी उंगलियां पंजों में बदल गई और एलेक्स को लगा कि उसके हाथों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जा रही शक्ति बहुत ज्यादा हो रही है और उसे प्रभावित करने लगी है, क्योंकि उसकी शक्ति के आंकड़े उस प्रकार की ताकत को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसलिए उसने जल्दी से अपने हाथों के माध्यम से अपना मन पारित कर दिया और उसकी त्वचा पर बना अदृश्य टैटू लाल सैलामेंडर गॉन्टलेट के प्रकट होते ही चमक उठा और अंततः संतुलन को स्थिर कर दिया। जिस क्षण भर्तीकर्ता और छात्रों ने गॉन्टलेट को देखा, वे सभी अचंभित रह गए। भर्तीकर्ता ने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि वह जिस धमाके को कम आंक रहा था, उसमें मार्क स्पिरिट हथियार जैसा खजाना था। हालांकि ये उन हथियारों की तुलना में काफी कमजोर लगता है जिन्हें उसने देखा है, लेकिन ये अभी भी एक टियर 3 गॉन्टलेट था। वो अंदर ही अंदर पसीने से तरबतर हो रहा था जब उसने सोचा कि वो एलेक्स को एक टियर जानवर कैसे भेजना चाहता था, जबकि उसने सुना था कि वह सिर्फ एक टियर 1 जादूगर था। अब वह सचमुच भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि बड़े ने उसे सचमुच काम करने के लिए किसी को ढूंढने के लिए राजी कर लिया था, क्योंकि चाहे वह एलेक्स को टियर 3 जानवर के साथ अखाड़े में कैसे भी चित्रित करता हो, वह जानवर को जीतते हुए नहीं देखता है। हालांकि एलेक्स ने वास्तव में कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन एलेक्स ने जो आत्मविश्वास दिखाया है और बड़ों की दुर्लभ चिंता के साथ वह आश्वस्त था कि एलेक्स कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। आखिरकार मार्क स्पिरिट उपकरण प्राप्त करना आसान नहीं था। हालांकि बहुत से लोगों के पास स्पिरिट कवच होता है, लेकिन यह कभी विकसित नहीं हो सकता, लेकिन मार्क स्पिरिट कवच उसकी अपनी चेतना और कौशल को जगाने में सक्षम है। ये उन पुराने विवरणों में से एक था जिसके बारे में गॉर्डन परिवार या अन्य मध्य स्तरीय परिवार अनभिज्ञ थे, क्योंकि केवल प्राचीन परिवार ही वास्तव में मार्क स्पिरिट उपकरण की शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम थे। सभी छात्र ईर्ष्या भरी आंखों से एलेक्स को घूर रहे थे। कुछ पहले से ही लालची थे, लेकिन वे पहले से ही जानते थे कि पुराने मालिक को मारकर चिन्हित आत्मा उपकरण प्राप्त करना लगभग असंभव था, लेकिन वे अभी भी चाहते थे कि वे एलेक्स की तरह भाग्यशाली हो सके, क्योंकि वे इस बारे में निष्कर्ष निकालने लगे कि एलेक्स ने अपना चिन्हित गॉन्टलेट कैसे प्राप्त किया। ओह, मैं समझ गया कि आपका आत्मविश्वास कहां से आ रहा है, लेकिन यह तो मेरी शक्ति का केवल 70% था। देखते हैं कि जब मैं पूरी ताकत लगाऊंगा तो क्या होगा। इवर ने कहा कि आखिरकार उसने अपनी सारी शक्तियां छोड़ दी और सदमे की लहरें हर जगह फैल गई। नीले रंग के ड्रैगन के शल्कों ने उसकी छाती को ढककर कवच बना लिया और उसका दूसरा हाथ भी उसी शल्कों से ढक गया, लेकिन यह उतना पूर्ण नहीं था जितना वह हाथ जो एलेक्स से मिला रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से बदल गई हैं और अब वहां एक दरार थी जिससे ऐसा लग रहा था जैसे एलेक्स किसी मानव के बजाय किसी सरीसृप प्राणी को देख रहा था। स्पष्ट रूप से भले ही उसने ड्रैगन का खून इंजेक्ट किया हो, लेकिन वो वास्तव में अपने ड्रैगनमीर वंश में पूरी तरह से इसके साथ आत्मसात नहीं हुआ था, चूंकि उसके सिर से केवल एक छोटा सिंग निकला हुआ था
और उसमें कोई ड्रैगन शक्ति नहीं थी, सिवाय उस दबंग शल्क के जो उसे ढके हुए था। एलेक्स ने जल्दी से अपने पूरे शरीर पर अपना मैना चमकाया और उसने रेड सैलामेंडर कवच के पूरे सेट को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया। उसका चयनित आत्मा हथियार एक सेट था। बोल्टन लगभग चीख पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने बाल नोच लेगा। वह सोचने लगा कि गॉर्डन कबीला कितना अमीर और जुड़ा हुआ हो सकता है कि वे अपनी युवा पीढ़ी के सदस्य के लिए एक चयनित आत्मा कवच सेट प्राप्त करने में सक्षम हो सके। ये अजीब बात थी कि ब्लेज कबीले के बाहरी दरबार के बुजुर्गों के पास भी चिन्हित आत्मा कवच सेट नहीं थे। उनके पास केवल आत्मा उपकरण थे, जबकि आंतरिक प्रांगण के सभी सदस्यों के पास कम से कम एक चिन्हित आत्मा उपकरण था, जो उनके लिए बनाया गया था और इसीलिए उनकी शक्ति बाहरी प्रांगण की तुलना में अधिक थी। उनमें से कुछ असाधारण और अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों के पास एक से अधिक चिन्हित आत्मा कवच भी थे, लेकिन फिर भी उनमें से किसी के पास भी चिन्हित उपकरणों का पूरा बख्तरबंद सेट नहीं था। केवल प्राचीन वंश के मुख्य उत्तराधिकारियों और सदस्यों के पास ही इसे प्राप्त करने की क्षमता और धन था। लेकिन अभी अभी भर्तीकर्ता ने एक लड़के को देखा जिसे उसने मन ही मन गवार कहा था। वो कुछ ऐसा बुला रहा था जिसकी लालसा वो नींद में भी करता था। उसका मन हुआ कि उन छात्रों के मुंह पर थप्पड़ मार दे जिनके चेहरों पर लालच था। वे बेवकूफ इतने मूर्ख थे कि उन्होंने ये मान लिया कि उनके पास मार्क स्पिरिट कवच कमाने का मौका है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एलेक्स को एक कवच बुलाते देखा और बात करने लगे कि वे भी उसमें कितने अच्छे लगेंगे। तो यहीं से आपका आत्मविश्वास आया। एक टियर 3 चिन्हित कवच सेट के साथ मुझसे मुकाबला करने की योजना बना रहे हैं। मुझे कहना होगा कि मैं एक टियर 1 जादूगर होते हुए भी एक टियर 3 चिन्हित कवच सेट को वश में करने की आपकी क्षमता पर आश्चर्यचकित हूं। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि आप केवल इस कवच सेट के साथ ये लड़ाई जीतने जा रहे हैं, तो आप मजाक कर रहे होंगे। मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि आप कितने गलत हैं, क्योंकि जब तक आपके पास टियर 3 जादूगर की ताकत नहीं है, तब तक आप वास्तव में अपने कवच की मुख्य शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगे, जिससे आप एक अर्ध टियर 3 जादूगर की तरह काफी कमजोर हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि वास्तविक टियर 3 पावर वास्तव में कैसी दिखती है, इवर ड्रैगनमीर ने कहा, जैसे ही वो अंततः अपनी स्तब्ध अवस्था से बाहर आया और उसने एलेक्स की कमजोरी के बारे में बताया, और वो ये थी कि एलेक्स अभी तक टियर 3 जादूगर नहीं था, जिसका अर्थ था कि उसे कवच को सक्रिय करने के लिए अपने मन का उपयोग करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि जब तक वह मैना से बाहर चला जाएगा, उसके पास इवर ड्रैगनमीर को रोकने के लिए कोई बचाव नहीं होगा। इवर ने अपने मुक्त हाथ से एलेक्स की पसलियों पर सीधा एक निचला मुक्का मारा, लेकिन उसके मुक्के के जमीन पर पहुंचने से पहले ही उसे एक बड़े बर्फीले नीले हाथ से रोक दिया गया। और जब इवर ने देखा तो उसका सामना टाइटन से हुआ। उसने अपनी नजर एलेक्स पर डाली, जो मुस्कुराया और बोला, किसने कहा कि मुझे तुम्हें हराने के लिए कवच की जरूरत है? नहीं, मुझे तो बस अपनी रक्षा के लिए इसकी जरूरत है, जब तक कि मेरे बच्चे तुम पर अपना काम पूरा नहीं कर लेते। एलेक्स के चेहरे पर जंगली मुस्कान इवर को एक ऐसे व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे उसने ड्रैगनमीर कबीले के बीच इतनी बेपरवाही से लड़ते देखा था। उसने जल्दी से हाथ मिलाना बंद करने की कोशिश की ताकि वो फिर से रणनीति बना सके, लेकिन जैसे ही उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, उसने देखा कि उसका हाथ कुछ हल्के तारों से बंधा हुआ था। वह इस घटनाक्रम से हैरान था, क्योंकि उसे पता भी नहीं चला कि कब उसके हाथों के बीच में प्रकाश की डोरी बंध गई। उसकी आंखों में एक बहुत ही उज्ज्वल सुनहरी चमक आ गई जब वो अंततः तारों की रेखा का पता लगाने में सक्षम हो गया, और उसने तारों की रेखा का तब तक पीछा किया जब तक उसने ये नहीं देख लिया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था। और उसने एक और अजीब सा दिखने वाला गोलेम देखा, जिसका ऊपरी शरीर मादा का था और निचला हिस्सा मकड़ी का था, और वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कैसे 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 तुम मुझे बताए बिना इन राक्षसों को बुलाने में सक्षम हो? इवर ने अपने चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सवाल किया, इस बार जब उसने उन गोलेम के खतरे की मात्रा को महसूस किया। हमने अभी शुरुआत की है, मिस्टर जीनियस, एलेक्स ने कहा।